So first of all, I will introduce all the panelists officially. मैं प्रगत द्विवेदी, प्लाई रिपोर्टर, फाउंडर ऑफ प्लाई रिपोर्टर एंड इंडिया इंटीरियर रिटेलिंग कॉन्फ्रेंस। हमारा पर्पस हमारी वुड बेस्ड इंडस्ट्री से जुड़ी सभी खबरों को और इस ट्रेड से जुड़े लगभग 1.5 लाख लोगों को, बिजनेसमैन को एक दूसरे से जोड़े रखना है। हमारा इंटेंट सिर्फ एड लेकर एक बिजनेस करना नहीं, बल्कि इस ट्रेड को जो लगभग 80,000 करोड़ से ऊपर जा रहा है, 80,000 करोड़ का मतलब प्लाईवुड नहीं समझिएगा, इसमें वो सब कुछ शामिल है जिसमें हार्डवेयर है, एडहेसिव है, लैमिनेट है, प्लाईवुड है, बिल्डिंग मटेरियल है। 80,000 करोड़ की इंडस्ट्री, इसके साथ हम एक ताने बाने को जोड़ने का और बिजनेस को सही दिशा देने का काम करते हैं। इस वेबिनार की श्रृंखला में आज सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, यहाँ पर संजीव अग्रवाल जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्लोब पैनल इंडस्ट्रीज यमुनानगर। हिज कंपनी इज प्रोड्यूसिंग प्लाईवुड, laminates, film face plywood and various other products. Welcome संजीव जी on the panel of today's क्या कहता है नॉर्थ इंडिया में। इसके बाद मैं पंजाब से महेश जी, जो खन्ना में Mr. Mahesh Garg, Shriram Panels Industries. His brand is Magnus Plywood. They specialize in different kind of special plywood materials and fill fish and shuttering, LVL, etc. Welcome Mahesh ji on this panel. Namaskar ji, sabko namaskar. I also welcome Shri Lalit Gupta ji. He is managing director of Pioneer Panels. He has recently 3 years ago started a MDF plant. He also produce decorative laminate paper, and his contribution to growth of Indian laminate industry as well as recent MDF industry is commendable. Welcome Lalit ji. I also welcome Ajay Maniktala ji. He is from Yamunanagar and he has done his tremendous role in bringing the industry together. He is also an ex-president of Haryana Plywood Manufacturing Association in Yamunanagar. He has also been very instrumental in bringing his brand forward. उनके brand का नाम Caliber Ply है. We welcome Ajay Maniktala ji. नमस्कार जी. I also welcome Rajiv Singhal ji, Managing Director of Samrat Plyboards. His company produces laminate and plyboards. He is very experienced industrialist. He has seen various ups and downs in life. He has a very learned thought process mind, and I welcome Rajiv Singhal ji to share his wisdom. जो भी उन्होंने लास्ट इतने सालों में 3 decades में या शायद ज्यादा से accumulate किया है, हम उनसे आज मौका चाहेंगे कि वो अपनी राय और अपनी wisdom को साझा करेंगे। Welcome Rajiv ji. नमस्कार जी. नमस्कार. I welcome Vimal Chopra ji. He is also from Yamunanagar. Vimal Chopra is very famous in industry because he has very deep roots. He is hailing from Bihar. He shifted in Yamunanagar around 2 decades ago. उन्होंने कम समय में अपनी इंडस्ट्री को और अपने एक ब्रांड ड्यूना को अच्छी ऊंचाई पर पहुंचाया और उनका वॉल्यूम आज यमुनानगर में अच्छा है। विमल जी एक अच्छी सोच रखते हुए, इंडस्ट्री को साथ लेकर चलते हुए, वहां के एसोसिएशन में वहां की बात रखने में, और एक समूह उनकी बात सुनता है, उनके विजडम के लिए और उनके सामाजिक कार्यों के लिए मैं विमल चोपड़ा जी को साधुवाद देता हूं और आपका वेलकम करता हूं। विमल जिनेंद्र जी नमस्कार. वेलकम. अग्नि प्लाई पंकज जी, Pankaj Garg ji is very dynamic chap. I know him since 15 years. हमने इस पैनल में उनका चुनाव सिर्फ इसलिए किया क्योंकि कम उम्र में समझ ज्यादा रखते हैं पंकज जी। ऐसा नहीं है कि समझ औरों को नहीं है, सबको है, लेकिन पंकज जी का सौम्य स्वरूप, उनकी बाजार की समझ और कम उम्र में सबके साथ लेकर मिल के चलने की उनकी कला, पंकज जी अपनी बात को बहुत तरीके से रख पाते हैं। इसलिए पंकज जी, प्लाई रिपोर्टर टीम इस वेबिनार में आपका स्वागत करती है। थैंक यू सर. नमस्कार. मैं उम्मीद करता हूं कि किसी का इंट्रोडक्शन नहीं छूटा है। तो इस वेबिनार में जहां पर कि क्या कहता है नॉर्थ इंडिया, इस वेबिनार के प्रायोजक और हमारे स्पॉन्सरर, ऑल्दो स्पॉन्सरर का कोई चलन नहीं है, लेकिन हमारे प्रयासों को देखते हुए इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने कहा कि यार आप लोग काफी मेहनत कर रहे हो, कुछ हम अपनी तरफ से आपके सपोर्ट में देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री ही है जो आगे बढ़ रही है। सो आई थैंक्स ट्रू बॉन्ड स्पेशलिटी रेजिन सिस्टम्स टीम फॉर सपोर्टिंग दिस कॉज टू ब्रिंग फॉरवर्ड द व्यूज ऑफ द इंडस्ट्री। ट्रू बॉन्ड इज अ 3 decade old player
in specialty resin system. They offer a lot of solutions, technical solutions for improvements in resin technology, E0 glue, carb related glue, फ्लैट प्रेस प्लाईवुड, प्री प्रेस्ड प्लाईवुड, क्यूरिंग टाइम कम करने में उनके जो एक्सटेंडर्स हैं, फिलर्स हैं, वो बहुत काम आते हैं। वो वन ऑफ द नॉर्थ इंडिया के लार्जेस्ट सेलिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। मैं धन्यवाद देता हूं ट्रू बॉन्ड का उनके इस सहयोग के लिए। थैंक यू ट्रू बॉन्ड टीम इफ दे आर लिसनिंग। और आज क्या कहता है नॉर्थ इंडिया में, मैं सबसे पहला सवाल खन्ना के श्री महेश जी से पूछूंगा, जो ये हमेशा चाहते हैं कि उन्हें सुनने के बाद बोला जाए, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि वो सबसे पहले शुरू करेंगे कि महेश जी, वर्कर्स और लेबर्स एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। महेश जी, आपके खन्ना में, जहां पर कि वो यमुनानगर से हटके है और वहां को लेबर रखना भी एक कठिन कार्य माना जाता है, क्या लेबर रुकती दिखाई दे रही है? क्या इंडस्ट्री आप चला पाने की स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं? महेश जी। समस्या जी लेबर की जो है वो कम है, समस्या रॉ मटेरियल की ज्यादा है। भी बाजार से जो फॉर्मलिन है, बाजार से लकड़ी है, बाजार से कोर वीनियर है, उसको कैसे प्रोक्योर किया जाए। लेबर जो आज की तारीख के अंदर 40 to 50% लेबर डिस्टर्ब नजर आ रही है, बट वो काम करने को तैयार हैं जब तक उनको आगे जाने की सुविधा नहीं मिल जाती। जिस दिन सुविधा मिल जाएगी उस दिन वो अपना जाना स्टार्ट कर देगी, बट स्टिल 50 to 60% लेबर यहाँ पे रुक जाएगी और उसी से काम चलता रह जाएगा। महेश जी का कहना है कि 50% लेबर रुकेगी, लेकिन आज किसी और से बात जब हो रही थी तो ये पता चला कि लेबर रुक तो रही है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। जिस दिन ट्रेनें चली, जिस दिन सभी लोग शुरू होंगे एक बार जाना, कोई नहीं रुकेगा। मैं हरमीत जी हांडा से पूछना चाहता हूं, जो हांबड़ा में है, लुधियाना बेस है। हरमीत जी, आपके यहाँ वर्कर्स रुकते दिखाई दे रहे हैं, रुके हुए हैं, या वो क्या स्थिति है? वो टिक पाएंगे या जैसे ही ट्रेनें शुरू होंगी वो सभी चले जाएंगे? व्हाट इज द सिनेरियो हरमीत जी? जी ऐसा है, पहले से सिनेरियो हमेशा चेंज होता आ रहा है। 10 दिन पहले हर लेबर के मन में था कि हम चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन आज की डेट में सब चेंज हो चुके हैं। जो महेश जी ने बोला है 40-50% लेबर वो रुकेगी, और लेबर की क्या है, ये मीट कर रहा है। रॉ मटेरियल भी 40-50% ही मिलेगा, लेबर भी उतनी है, डिमांड भी उतनी आएगी, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 40 से 50% अभी हम लोग को चलाना चाहिए। और खुशी की बात है, 3-4 दिन से पंजाब की इंडस्ट्री 25 से 30% इंडस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। क्या ये इंडस्ट्री स्टार्ट होना अलग चीज है और स्टार्ट रहना अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद भी, ये दूसरी चीज है। अजय मानिक तला जी, क्या ये इंडस्ट्री स्टार्ट तो हो गई, क्या 3 हफ्ते बाद भी ये चलेगी? नहीं सर, पता नहीं क्या होगा। एक्चुअल में ये लेबर जब जाने का प्रोग्राम बन गया है और यहाँ से लेबर जाएगी, और इस लेबर को हम चाह के भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि एक बार हर आदमी का मन जो है वो बन गया है जाने का। और जब तक राम मटीरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है तब तक हमें भी यूनिट बंद, यानी स्लो या बंद रखने पड़ेंगे। राम मटीरियल के बिना कैसे चलेगी? यूपी से अभी माल नहीं आ सकता 30 मई तक। मेरी कल भी मीटिंग थी डीसी साहब से, तो 30 मई तक तो वहां से वो मंडी हमारी ऑन नहीं होगी। हम बिना माल के लेबर को रोक के उसका खर्चा कैसे देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो लेबर का एक बार मन बन गया जाने का तो वो हमसे रुकेगी भी नहीं। हाँ, अगर जो यहाँ काम चलते रह जाए तब वो रुक सकती है, लेकिन उसके सर्वाइवल के लिए, काम के सर्वाइवल के लिए कितना काम हमें बाजार से मिलता है, उस हिसाब से हमें आगे अपने काम को मैनेज करना पड़ेगा, जो मेरा विचार है। लेकिन लेबर जाएगी, एक बार जाके वापिस आएगी। जब ट्रेन चल जाएंगे, अगर इधर से जाएंगे तो उधर से आएंगे भी, ऐसा नहीं आएंगे। थोड़ा हमें काम कम मिलेगा तो बाजार में भी काम कम होगा, तो इधर भी माल कम बनेगा। उसको एक सही पोजीशन पे लाना हमारी सबसे बड़ी जो है वो प्रायोरिटी रहेगी, कि हम किस तरीके से यूनिट को चला पाए। यानी आपका ये कहना है कि लेबर रुक भी जाएगी तो फाइनली चली जाएगी। अब मैं विमल चोपड़ा जी, क्या वर्कर रुकेंगे? अब सवाल दूसरा हो गया। सवाल ये हो गया कि वर्कर रुकेंगे, हम चाहें या नहीं चाहें वो तो एक अलग बात है, वर्कर रुकेंगे कि नहीं? पहले तो प्रगत जी, मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे प्लाईवुड लाइन के आप रजत शर्मा हो गए हैं। अरे सर, बिल्कुल बिल्कुल हो गया है सर, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, और हम चाहते हैं उनकी तरह आप भी बहुत आगे बढ़े।
दूसरा ये है कि जो वर्कर का बात है, मेरे हिसाब से जो पहले भाई साहब पंजाब वाले बोल रहे हैं वो मेरा थोड़ा ओपिनियन अलग है। आज वर्कर हमारे लिए जो है ना, हमारी बारात है, ये हमें इनको तिलक लगाना चाहिए, हमें बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए और इनको भेज देना चाहिए। अगर हमारे यहाँ वर्कर रुकते हैं, कल कोरोना अभी सब जगह काफी बढ़ने की संभावना है, हमारी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वर्कर रुकना भी नहीं चाह रहे और हमें रोकना भी नहीं चाहिए। मेरा क्लियर है कि 1 महीना फैक्ट्रियां बंद रहेगी, हमें इसका एडवांटेज आगे बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर हम अभी फैक्ट्री चलाते हैं कंटिन्यू, मार्केट बड़े बड़े बंद है, हमारी प्लाईवुड क्रैश कर जाएगी, हम और कम रेट में माल बेचना पड़ेगा। कुछ मार्केट खुले हैं, उससे हमारा प्लाईवुड व्यापार नहीं चल सकता। इसके लिए जैसे बॉम्बे, महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, ये सब जब तक नहीं खुलता है, कुछ फैक्ट्रियों के चलने से कोई फायदा नहीं होगा। प्लाईवुड अगर हम चलाते रहे, लेबर को रोक करके भी चलाए, तो प्लाईवुड के लिए नुकसान होगा। अगर कुछ दिन हमारी फैक्ट्रियां महीना 1.5 महीना अगर बंद रहती है, उसका बेनिफिट हमें टिम्बर में मिल जाएगा, काफी बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अभी वर्कर को भेज देने में ही फायदा है। सरकार की तरफ से भी कल हमारे यहाँ और भी आया था, कुछ थानों से फोन भी आया था कि भाई अगर इसके बाद वर्कर यहाँ रहेगी, उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी है। तो क्या अथॉरिटी ये कह रही है कि आप वर्कर को जाने दें? बिल्कुल बिल्कुल। जो देखिए, अथॉरिटी ऐसे नहीं कह रही है, उनको भी अभी हमारे यहाँ पीछे झमेला हो गया था यमुनानगर में, पुलिस पर पथराव हो गया था, तो उस समय वो फैक्ट्री वाले को इन्वॉल्व करते हैं। तो वो जब घटना कोई, जैसे अभी वो रेल में कट गया आदमी, वो फैक्ट्री वाला इन्वॉल्व हो गया, तो अभी गवर्नमेंट भेज रही है तो हमें चेष्टा करके इनको भेज देना चाहिए। और लेबर बहुत जल्दी आ जाएगी, लेबर घर में नहीं रुकेगी। जो लेबर गई भी है, उनके फोन आ रहे हैं कि अगर हमें बुलाना है तो हमें बुला लीजिए। इसलिए हमें ये घबराना नहीं चाहिए। इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं, बहुत जल्दी चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी। तो विमल जी की बात से ये अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि लेबर जब तक है तब तक है, लेकिन ये जाना तय है। हम उनको भेजते हैं, उसमें हम सबकी भलाई है। अगर वो सुरक्षित जा पाते हैं तो इंडस्ट्री को उन्हें भेजने में सहयोग देना चाहिए। मैं पंकज अग्नि जी से, पंकज गर्ग जी, अग्नि प्लाईवुड यमुनानगर से, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। पंकज जी, आप एक जमीन से जुड़े हुए मैन्युफैक्चरर हैं और चीजों को सिंपल तरीके से देखते हैं। क्या फैक्ट्री नहीं चलेगी अगर, तो नुकसान बड़ा होगा? 2 महीने अगर 1 महीना अगर वर्कर नहीं रहता है और फैक्ट्री नहीं चलती है, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है या क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? सर देखिए, अगर पहले तो मेरे को थोड़ा सा, मेरी राय थोड़ी सी डिफरेंट है लेबर को भेजने के या रोकने के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इंडस्ट्री चलाने की पोजीशन में हैं 30%, 25%, तो हमें उसको मूवमेंट देनी चाहिए। देखिए, लेबर जिसको जाना है वो मेंटली प्रिपेयर है। और जैसे हमने कल कुछ कॉन्ट्रैक्टर से या सब लोगों से बातचीत करी है, तो बोलते हैं कि अगर आप हमें कुछ 25%, 30% भी अगर हमें काम मिलता है तो वी आर हैप्पी, भी हम यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हैं। और दूसरा सर, अगर ट्रेड, हमें लगता है कि प्रगति जी, ट्रेड को इंडस्ट्री बंद होती है, बहुत से लॉसेस तो है ही हैं, बट जैसे विमल जी ने बोला है कि ठीक है हम उसको 2 महीने बाद कवर कर सकते हैं, तो लेकिन ये डे टू डे पोजीशन चेंज हो रही है। गवर्नमेंट हो सकता है लॉकडाउन ओपन कर दे, केसेस बढ़ भी रहे हैं, प्रिकॉशन आपको लेके चलना ही है। ये सब चीजें जो है आपको पैरेलल लेके चलनी पड़ेंगी, तो लॉसेस। तो आप ये कहते हैं कि इंडस्ट्री थोड़ी बहुत चलाए रखनी चाहिए, और आपकी व्यू यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस है कि इंडस्ट्री जरूर थोड़ा थोड़ा चले और वर्कर को काम मिलेगा तो वो नहीं जाएगी, वो रुक जाएगी, बशर्ते कि 30% भी उसको काम हम दे पाए। राजीव सिंह जी सम्राट से, चंडीगढ़ से। राजीव जी, आप एक ऐसी कंपनी है जो you are on the way of becoming an organized company since many years. क्या आपके यहाँ वर्कर्स का रखरखाव बाकी लोगों के रखरखाव में फर्क था और फर्क है? पहले तो मैं आपको, एक डॉक्टर्स ने जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स का इलाज किया है, मैं आपको बधाई भी देता हूँ, सम्राट टीम की तरफ से अभिनंदन करता हूँ आपका प्रगत जी, कि आपके सर्फेसिस और प्लाई रिपोर्टर ने बिजनेस को, हमारी इंडस्ट्री को डिप्रेशन से बचाया है। आपने इलाज किया है, उधर डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल्स में इलाज किया, तो आपने यहाँ सारे बिजनेसमैन, सबका, इंडस्ट्रियलिस्ट का ध्यान रखा है। जो ये वेबिनार्स आपने कंडक्ट किए हैं, इट हैज बीन वेरी हेल्पफुल एंड इट विल डेफिनेटली गिव अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री। नाउ द क्वेश्चन इज लेबर। मैं कुछ लोगों से सहमत हूँ कि लेबर टिकी हुई है। लेबर बहुत, जो 10 दिन पहले जाने के लिए बहुत इच्छुक थी,
उसके अंदर उनका माइंडसेट चेंज हुआ है। और पंकज जी ने भी ठीक कहा है कि भी हमें 20%, 25%, 30% इंडस्ट्री अगर चल सकती है तो हमें क्यों इंडस्ट्री बंद रखनी है? क्यों? क्योंकि चीजें धीरे धीरे आते आते में आएंगी। इट्स नॉट दैट कि ये एक दिन के अंदर में 100%, 50% प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर हम आज 25% कर रहे हैं, कल 30 होगा, कल 40 होगा, 150 होगा, तो ये पूरा वर्ल्ड जो है धीरे धीरे उठेगा। अभी इस कोविड के ये जो सारा समस्या हुई है विश्व भर में, तो लेबर जाएगी भी, लेबर आएगी भी, ये सब कुछ चलता रहेगा। पहिया जो है वो रुकना नहीं चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वुड से। Sanjeev ji, हाँ जी, you are running multiple industries in Yamunanagar and you have employed a huge workforce, and आपके यहाँ पर लैमिनेट भी है, प्लाईवुड भी है, डोर्स भी है, शटरिंग भी है, you produce a wide range। आपके पास तो लेबर की बहुत बड़ी संख्या है, इसको मैनेज करने की चुनौती अभी है और किस तरह की चुनौतियां हो रही हैं? देखिए, लेबर को तो फैक्ट्री तो हमें चलानी चाहिए, और जो लेबर है वो गांव में जाकर भी क्या करेगी? उसके लिए सबसे भारी जो दौर चल रहा है वो लेबर के लिए ही है। मुश्किलें सारी लेबर के लिए ही हैं। अगर हम 30% चलाते हैं और उनको काम देते हैं तो उनके लिए यहाँ बेटर है। अगर लेबर अपने गांव में भी जाती है तो उनको 14 दिन पहले क्वारंटाइन में रखा जाता है, तो वो ये सोच रही है कि हमें क्वारंटाइन में से जाने से बेटर है कि हम यहीं रह जाए। आपका ये कहना है मेरे कि हिसाब से कि इंडस्ट्री को जो है रन करना चाहिए 30-40% जो भी होता है, और लेबर 8 घंटे भी काम करने को तैयार है। सिर्फ इस टाइम जो सर्वाइवल चल रहा है वो सिर्फ खाने का चल रहा है कि उनको खाना मिल जाए। गांव में जाके क्या खाना मिल जाएगा? यानी लेबर नहीं जाएगी, कुछ लेबर रुकेगी और एक लार्ज लेबर चली जाएगी या जा रही है? जिनको काम मिल रहा है वो रुकने को तैयार है। उनको ये पता है कि गांव में जाके भी दुर्गति होनी है हमारी। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी तस्वीर निकल कर आ रही है कि जहां पर एक तरफ विमल जी कहते हैं कि लेबर को जाने देना चाहिए क्योंकि वो मानवता के आधार पर वो जाएगा और उसे जाना जरूरी है, वो रुकेगा नहीं। सभी लोग ये बात से सहमत हैं कि एक बड़ी संख्या लेबर की चली जाएगी, लेकिन ये थोड़ा पंकज जी मीडिया जो है इस चीज को ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, इतना बात नहीं है। अगर हम अपनी फील्ड्स में लेबर से बातचीत करें तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक लेबर रुकने को तैयार है और वो 30% काम में भी रुकने को बिल्कुल तैयार है। तो विमल जी, क्या 30%, 40% फैक्ट्री चलाकर संभव है कि हम अभी वर्कर्स को, उतने वर्कर्स को रोककर सरवाइव कराते हैं और इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत? ऐसा तो है नहीं कि डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी। डिमांड बढ़ती की कॉस्टिंग तो बढ़ेगी इससे, पर उतनी कॉस्टिंग आगे मिलेगी भी। अच्छा, डिमांड की बात नहीं है। डिमांड अभी हम फैक्ट्री चला रहे हैं, माल बेच भी रहे हैं। लेबर को अगर हम समझाएंगे लेबर रुक जाएगी, ऐसी बात नहीं रुकेगी। लेकिन अब जो लेबर रुकेगी वो सारी जिम्मेवारी फैक्ट्री की आएगी मेरे हिसाब से। अभी इतना दिन जो लेबर रुकी हुई थी वो अपने बलबूते पर रुकी हुई थी, उसको पता था कि सरकार ने बंद कर दिया। अभी जो लेबर रुकी हुई थी वो सरकार की वजह से बंद थी। आज लेबर हम रोकेंगे या समझाएंगे, करेंगे, उसको ये बोलेंगे कि तुम जाओगे वहां 21 दिन क्वारंटाइन हो जाएगा, तुम नहीं रुक जाओ, रुक जाएगी। लेकिन वो सारी जिम्मेवारी फैक्ट्री पर आएगी। इस बात को गंभीरता से मेरे हिसाब से सोचना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि वर्कर रुकता है या नहीं। अगर रुकता भी है तो जिम्मेदारी उस एंटरप्रेनर की है, उस इंडस्ट्रियलिस्ट की है, और वो मैं प्रगति जी बात आपकी बीच में काट रहा हूँ और विमल जी की बात भी बीच में काट रहा हूँ। अगर ये कोरोना ना होता तो भी जिम्मेवारी मालिक की है। फैक्ट्री के अंदर गेट के अंदर लेबर वाला भी आ जाए और अभी भी जिम्मेवारी मालिक की ही है। तो जिम्मेवारी पहले भी हमारी और बाद में भी हमारी है, तो फिर दिक्कत क्या है? अभी जिम्मेवारी में फर्क आ गया। आज 1 मिनट में है ना, बिहार से, बंगाल से मिनिस्टरों का फोन आ जाता है फैक्ट्रियों में। वो पहले नहीं थी, अभी सब जगह टेलीफोन नंबर दिए में। आज जिम्मेवारी बढ़ गई है, वो पहले कभी नहीं थी। इतना किसी का इंटरफेयर था ही नहीं जो आज हो रहा है। 1 मिनट में एक राशन वाले एक फोन करता है कि राशन नहीं मिला, आपको हिला देता है। कहाँ से लायबिलिटी उतनी ही है, राशन मिले चाहे ना मिले। महेश जी, और हम लोग किस टाइप से फैक्ट्रियां चला रहे हैं वो इस पैनल पर बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत दिक्कतें हैं। मेरे हिसाब से लेबर को एक बार भेजना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री अगर 1 महीना 15 दिन बंद रहती है, आपको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। रहा 15-20%, 25%, 30% फैक्ट्री चलाने का। भाई साहब, जब फैक्ट्री चलती है तो एक्सीलेटर कब दबता है पता ही नहीं लगता है। वो बोलता है महेश जी 1 प्रेस चला रहा है मैं 2 चलाऊं, वो 2 चला रहा है तो 3 चलाऊं। इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा और हमारी बाकी
जो हम मार्केट में ड्यूज पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। बहुत आपका बहुत benefit कौन सा व्यवहारिक होगा? बहुत व्यवहारिक बात है। हरमीत जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैंने पहले भी बोला, लेबर का सिनेरियो चेंज हो चुका है। जैसे विमल जी बोल रहे हैं ना, अभी लेबर जाना नहीं चाह रही है। जो भी फैक्ट्री में 40-50% लेबर है वो रहना नहीं चाह रही है। तो यहाँ पर बात ये आ गई, बात यहाँ पर इस पूरे पैनल से ये निकल कर आ रही है, जो अलग अलग जगहों से, पंजाब, हरियाणा, सभी जगह से लोग अपनी व्यूज को प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर बात ये निकल के आ रही है कि लेबर जाना भी चाहती है और कुछ लेबर नहीं भी जाएगी अगर इंडस्ट्री उसे प्रोवाइड करे फैसिलिटी और वर्क। लेकिन अब मुश्किल सवाल ये है कि क्या फैक्ट्री ओनर जिम्मेदारी लेते हुए वर्कर्स को रोके या फैक्ट्री को बंद करे। ललित गुप्ता जी, पायनियर पैनल से, आप तो एमडीएफ की इंडस्ट्री चलाते हैं जिसमें वर्कर्स कम होते हैं, क्या आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है और क्या आप कम वर्कर के साथ अपनी फैक्ट्री को रन करना चाहेंगे? ललित गुप्ता जी, आपको अनम्यूट करना होगा। प्रगत जी, गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। आपने जो क्वेश्चन पुट किया कि एमडीएफ इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल मिल रहा है या नहीं, पिछले 4 दिन से वुड सप्लायर के कॉल्स आ रहे हैं और वो रेडी है मटेरियल देने के लिए। तो वुड मटेरियल से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है कि वो लोग माल ना दे पाएँ। और रेजिन के लिए भी सप्लायर रेडी है, रेजिन और फॉर्मल्डिहाइड की सप्लाई करने के लिए। और फैक्ट्री भी कम, क्योंकि एमडीएफ लाइन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है और पूरा प्लांट भी ऑटोमेटिक स्टेज में रहता है, बहुत कम लेबर प्रोडक्शन की जरूरत रहती है। टेक्निकल स्टाफ ज़्यादा चाहिए, लेबर की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है और हम रेडी हैं प्लांट चलाने के लिए। और अनदर 17 मई का हम डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या, लॉकडाउन का क्या एक डिसीजन आता है। अगर वो थोड़ा सा भी फेवरेबल वे में जाते हैं तो वी आर रेडी टू रन द प्लांट। क्या आप रिस्क लेकर प्लांट चलाना चाहेंगे अगर कोरोना होता है? तो आप ललित जी, रन द प्लांट, यू आर एबल ऑन द रॉ मटेरियल साइड। जी, हम रेडी हैं सर, हम रेडी हैं, कारण कि जो हमारी नेचर ऑफ प्रोसेस है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप ही हो जाती है। There is no need to make a distancing and guideline there to keep there and there standing over there. तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है और आप थोड़े से प्रिकॉशन के साथ भी गाइड करें तो वी आर रेडी टू रन द इंडस्ट्री। मैं अजय मानिक तला जी से ये पूछना चाहूंगा कि अगर फैक्ट्री चले 30% to 40% कैपेसिटी पर चले तो क्या इंडस्ट्री मैनेज कर सकेगी 30-40% को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ? क्या इतनी सुविधाएं हैं प्लाईवुड फैक्ट्रियों में कि वो लेबर्स को सुरक्षित रख सके और कोरोना को ना फैला जा सके? और मैं इसका आंसर आपसे बिल्कुल क्रिस्प चाहूंगा कि आपने अपनी फैक्ट्री में कोई ऐसी व्यवस्था करी है और क्या यमुनानगर की बाकी इंडस्ट्री भी ऐसी व्यवस्था कर रही है? ऐसे सर कि 30-40% पे अगर जो इंडस्ट्री चलती है तो सोशल डिस्टेंसिंग तो अपने आप ही हो जाएगी। हमारी फैक्ट्री में अभी पीछे बल्कि डीसी और एसपी साहब खुद आए थे, डीआईसी जो हैं वो भी आए थे, लेबर अफसर भी आए थे। हमने सारा उनको दिखाया था कि हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बकायदा सैनिटाइजर और सारी फैक्ट्री को सैनिटाइज करने के लिए सब मशीनें लगी हुई थी। वो खुद आए थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी हमें किया। और दूसरी बात यह है कि 40% पे अगर जो इंडस्ट्री चलती है तो उसके सर्वाइवल के लिए हमें थोड़ा सा अपने पुराने वाले ज्ञान को यूज करना पड़ेगा। जैसे हम सन ड्राई करके माल को बनाते थे, थोड़ा लेबर का इफेक्ट उसमें, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी और काम को कॉस्ट वाइज जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से, क्योंकि लोगों की पैसे खर्चने की ताकत घटेगी, बढ़ेगी नहीं, तो हमें माल को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। आपका कहने का पर्पस ये है कि हमें सस्ता माल बनाना चाहिए और सन ड्राई करके बनाना चाहिए? सन ड्राई भी करना चाहिए। जो जहां से एनर्जी, आज की डेट में हमारा बालन का खर्चा और बिजली का खर्चा सबसे ज्यादा है फैक्ट्री में, इसको कैसे बचाया जाए? चलिए, और आज की डेट में कम काम करने का लाभ, कम काम करने का लाभ है। उसकी वजह है कि डिमांड के हिसाब से अगर जो हम ज्यादा माल बनाने के, जो विमल जी ने कहा कि अगर जो आज हम ज्यादा माल बनाएंगे और मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो फिर दोबारा वही हाल होगा जो बंद होने से पहले इसी कगार में थे यूनिट। तो क्या 40% माल अगर बनाना हो किसी फैक्ट्री को
तो वो ड्राइड या प्रॉपर टेक्नोलॉजी से अच्छा माल नहीं बना सकता? ये मेरा सवाल राजीव अच्छा माल सिंघल जी भी से है। बनेगा। मेरा ये सवाल राजीव सिंघल जी से है कि क्या अच्छा माल बनाए राजीव जी तो ये माल नहीं बन सकता या नहीं बिक सकता? राजीव जी। प्रगत जी देखिए, एज ऑल नो कि हम लोगों ने हमेशा ही एक अच्छा माल बनाया है। 93 से हम लोग तकरीबन 93-94 से हम लोग टोटली वाटरप्रूफ प्लाईवुड बेस्ड ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। और मुझे ये शेयर करने में आई एम फीलिंग प्राउड कि रादर इस 45 दिन के लॉकडाउन के अंदर में वी हैव बीन एबल टू वर्क लॉट ऑन द मार्केटिंग साइड, बीट डिजिटल मार्केटिंग, बीट ऑनलाइन मार्केटिंग। हम अपने डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को सपोर्ट करने के लिए ई नहीं, लेकिन मुझे मार्केटिंग मेरा सवाल ये है कि क्या अच्छा माल प्रैक्टिकली डिमांड में रहेगा? लोगों का इनकम कम हो गया है, मेरा सवाल तो ये है। अच्छा माल पहले, सस्ता माल पहले भी बिकता था और अच्छा माल पहले भी बिकता था। पहले भी डिप्रेशंस आए हैं मार्केट में, पहले भी मंदी आई है। मेरा ये बड़ा कॉन्फिडेंस है कि अच्छा माल आगे भी बिकेगा। एंड जो मैं शेयर करना चाह रहा था, इवन दुबई जैसी मार्केट में लॉकडाउन रहे हैं, गल्फ में हमारे को WPP ग्रेड के ऑर्डर्स, हमें जो MR ये तो टोटली एक्सपोर्ट हो गया, हम तो डोमेस्टिक पे हैं। हाँ, तो मैं वही समझा रहा हूँ। मैं बीच में एक बार आपको टोक रहा हूँ प्रगत जी। मेरे कहने का मतलब है कि माल तो बढ़िया बनाए, उसकी कॉस्ट कैसे कम करें, उसके ऊपर खर्चा कैसे कम करें, इसके बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। उसकी कॉस्ट कम करनी है। माल तो अच्छा भी बिकेगा, हल्का भी बिकेगा, लेकिन उसकी कॉस्ट कैसे कम की जाए। जो हम एक दौड़ में सब लग गए कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन पे जाना है, और आज उसकी कॉस्ट हमने बालन से, बिजली से बहुत ज्यादा बढ़ा दी। उसको कैसे कम करके अपने काम को सर्वाइवल की ओर लेके जाए, मेरे कहने का मतलब ये है। संजीव जी आप अगर किसी एक फैक्ट्री में 40% वर्कर लेकर प्लाईवुड बनाता है या डोर बनाता है, तो वहां पर गलती से भी डाउट होता है कि कोरोना का कहीं ये मरीज तो नहीं, तो उस वक्त अगला कदम क्या होगा, या एक फैक्ट्री अगला कदम क्या लेगी? आप एक ऑर्गेनाइज फैक्ट्री चलाते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? फैक्ट्री का प्रोडक्शन रोक देंगे, फैक्ट्री में किसी को बुलाएंगे, चेकिंग कराएंगे, या क्या होगा अगला स्टेप? पहले तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे और बाकी सबको चेक करवाएंगे। प्रोडक्शन रोकना तो कोई हल नहीं है सर। लेकिन एक बार अगर कहीं पे किसी वर्कर को कोरोना डिटेक्ट हो जाए तो फियर नहीं आ जाएगा कि यार ये तो फैल गया होगा, तो प्रोडक्शन देखो इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। हर एक की टेस्टिंग हो जाती है, टेस्टिंग धीरे धीरे बढ़ भी रही है, और ये कोई इमीडिएट आने वाला चीज तो नहीं है, ये तो टाइम के अनुसार देखा जाएगा। यानी अगर बहादुरी से इंडस्ट्री अपने आप को कायम रखे और डरे नहीं। प्रगत जी, इसमें मैं आपको रोकूंगा एक बार जी। एक बहुत ही मतलब गंभीर विषय है ये, इसको अभी हम लोग समझ नहीं रहे हैं। एक नई प्रॉब्लम है, मैं पैनल पर मेरे को बोलना पड़ रहा है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। अभी जैसे ही हमारी फैक्ट्रियां चली है, कई जगह इस टाइप की प्रॉब्लम आई है कि सरपंच ने फोन किया, आपकी गाड़ियां बाहर से आ रही है, भाई साहब हम बाहर की गाड़ियां नहीं आने देंगे। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। सब फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियल स्टेट में नहीं लगी हुई है, गाँव में लगी हुई है। इस पर अभी मैं भी प्रोडक्शन करने के हमेशा पक्ष में रहा हूँ, कभी बंद के पक्ष में नहीं रहा। हर टाइम मेरा रहा कि हम प्रोडक्शन ज्यादा करें, कॉस्ट कम आए। लेकिन अभी जो विषय है आगे, अभी कोरोना काफी ये अब जो है ना फैलना अब चालू हुआ है, ये 1 महीना बहुत पिक पर रहेगा। हमारे भाई लोग नहीं समझ रहे हैं। विमल जी, इसके साथ तो रहना ही पड़ेगा हमें। अब हैं, इसके साथ तो रहना ही पड़ेगा, कोरोना के साथ रहना पड़ेगा भाई साहब। जो गाँवों में फैक्ट्रियां लगी हुई है ना, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हमारे स्टाफ भी है ना, नोट पकड़ना नहीं चाह रहे हैं, कागज पकड़ना नहीं चाह रहे हैं। उनके मालिक कुछ कर सकता है हमारा, यानी कोरोना का भय इतना घुसा हुआ है, स्टाफ काम करना नहीं चाह रहा है। यानी कोरोना का भय। प्रगत जी, जो भी बड़ी कंपनियां है ना, उन मालिक जैसे हम देख रहे हैं ना, हम आके बैठते तो हमारे स्टाफ भी आ रहा है। बड़ी कंपनियों में कुछ कोई नहीं आ रहा है जिनके मालिक नहीं देखते हैं। और गाँवों में बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो मेरे को नजर आ रही है सामने, और कहीं कहीं आई भी है। गाड़ी खाली नहीं होने दे रहे हैं, बोले ये कहां से आई है। अब मेरा सवाल थोड़ा सा यहाँ पर से बदलेगा। यानी कोरोना का भय नॉर्थ इंडिया की इंडस्ट्री को अपने गिरफ्त में लिए हुए है। इंडस्ट्री उस जगह पे खड़ी है। आज की पल्स ये है कि इंडस्ट्री वहां खड़ी है जहां पर रास्ता एक नहीं, चौराहे की तरह अलग अलग रास्ते जाते हैं। एक रास्ता लेकर जाता है यहाँ इंडस्ट्री हम 40% कैपेसिटी पर चलाएं, दूसरा रास्ता ले जाता है कि हम वर्कर्स को बाहर भेजें, तीसरा लेकर जाता है कि अगर हम चलाएं और ना भेजें
तो गांव वाले या रॉ मटेरियल या सप्लाई और ऑर्डर कैसे मिले? इस क्वेश्चन को हर इंडस्ट्री वाला अपने अपने नजरिए से और अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कर कर देखेगा, और इस युद्ध को हर इंडस्ट्री को, हर उद्यमी को अपने आप से ही लड़ना होगा। समूह में एक साथ एक फैसले पर पहुंचना कठिन दिखाई देता है, यानी यमुनानगर हो या पंजाब, दिल्ली एनसीआर हो या हरियाणा, कहीं पर भी इंडस्ट्री को जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी फैक्ट्री चल सकती है वो चलाए, जिसको वर्कर को रोकना है वो 30% लेकर 40% लेकर रोक ले, जिसके पास ऑर्डर है वो डिस्पैच कर ले, और जिसके पास ये साधन नहीं है वो आराम से हॉर्स की तरह शांति से बैठ जाए। अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्या पेमेंट्स की सिनेरियो पंकज जी आ रही है? क्या पेमेंट्स कुछ भी रिसीव हो रही है? और रिश्ते कितने काम आ रहे हैं? जिन पे भरोसा किया गया वो भरोसा कितना निभाया जा रहा है? पंकज जी जरा जल्दी से बताइए। मैं तो प्रगति जी यही बोलूंगा, पेमेंट्स हम लोगों को थोड़ी थोड़ी आ रही हैं और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, और इसमें सही मायने में आपको आगे भी रिलेशन ही मेंटेन करके चलना है डीलर, क्योंकि डीलर के साथ ही आप लोग साथ चलेंगे तभी हम दोनों का विकास है। पेमेंट का फ्लो डीलर भी समझ रहा है कि इंडस्ट्री चलाने के लिए इस टाइम हमें फंड की जरूरत है, और वो भी समझता है जब वो ऑर्डर देता है तो सामने से कुछ ना कुछ आपको पेमेंट, जो भी आप डिमांड करते हो, पेमेंट बेसिकली क्या है कि आपकी कोई कंडीशन नहीं है इस टाइम पे, पेमेंट उसको भी पता है कि आपकी नीड है। कंडीशन और नीड में फर्क होता है, और रिलेशन इसी का नाम है कि अगर वो आपकी नीड समझता है, आपकी क्या जरूरत है, और वो उसको पूरा कर देता है, तो इट मीन्स कि वो आपके लिए एक बेस्ट डीलर है, और वही रिलेशन मेंटेन हो रहे हैं, और रिलेशन के बेस पे ही वर्किंग हो रही है। तो रिलेशन तो ठीक है सर, और ये रिलेशन हमारे ट्रेड की जान भी है, लेकिन पेमेंट्स कितनी आई है? 10% में बताइएगा। 10%, 20%, 25%, 30%? सर देखिए, नॉर्मल जो पेमेंट आपकी आती थी, डिस्पैच तो हो नहीं रही, पेमेंट बस परसेंटेज बताइए, कितने परसेंट पेमेंट अप्रैल में रिसीव हो गई? जो नॉर्मल पहले पेमेंट आ रही थी उसकी ऑलमोस्ट 20% पेमेंट आ रही है। 20%? यस। और मई में आप क्या उम्मीद करते हैं? बातचीत और अभी जो संबंधों की का हवाला देते हुए आप उम्मीद क्या रख रहे हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आप जिस लेवल पे अगर आप इंडस्ट्री चलाते हैं और जिस लेवल पे हम प्रोडक्शन करते हैं, आगे डीलर के भी जिनके पास कोई साइज टूटता है, कोई उसको रिक्वायरमेंट है, उसको आगे सप्लाई देनी है, उसका भी पेमेंट का फ्लो रुकता है। अगर हम इंडस्ट्री रोकते हैं, मार्केट्स खुल जाती है, इंडस्ट्री बंद रहती है, तो पेमेंट का फ्लो, अगर उसके पास डिलीवरी नहीं जाती है, उसको आगे जिससे पेमेंट लेना है वो भी फ्लो रुक रहा है उसका, तो हमें उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। महेश जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो पेमेंट सिनेरियो पर उनका क्या, बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर में, शटरिंग प्लाईवुड में क्या इम्पैक्ट रहा है? महेश जी पेमेंट और जो बताएंगे अगर सही और व्यवहारिक होगा तो वो सभी को सीखने को मिलेगा, सभी मोटिवेट भी होंगे कि अगर महेश जी को पेमेंट्स आ रही हैं तो हमें भी आएंगी। पेमेंट्स की थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी आती भी रहेंगी। बाकी जो पंकज जी ने कहा है भी, ये काम सारा नीड और जो भी अपने पर्सनल रिलेशंस हैं, उससे बड़ी आंसर कोई है नहीं। तो क्या संजीव जी पेमेंट रिस्क पे नहीं है? देखो, ये 15 से 20% पेमेंट तो रिस्क पे रहेगी। आपका इस रिस्क से मतलब क्या है? मतलब डाउटफुल केस आएंगे, यानी डिफॉल्ट करेंगे, या वो भाग जाएंगे, या वो नहीं देंगे, या वो बेईमान हो जाएंगे। ये डिफॉल्ट, बेईमान हो जाएंगे, डिफॉल्ट करेंगे। अब विमल जी बहुत सपोर्ट करते हैं। विमल जी के काफी सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर है, जिनको मैं भी जानता हूँ, बहुत पुराने रिश्ते निभाने वाले डीलर्स हैं। विमल जी, क्या उन रिश्तों वाले डीलरों को फाइनेंशियल क्रंच आएगा तो वो पेमेंट देंगे? आपको अनम्यूट करना होगा। 100% पेमेंट आएगी जी। 1-2% मैं नहीं कह सकता हूँ। हमारे रिलेशन 25 सालों से हैं, और वो एक रिलेशन हमारे पारिवारिक संबंध हो गए हैं। आज मेरा डीलर कहेगा गाड़ी भेजो, मैं भेज दूंगा, ये नहीं कहूंगा तू पेमेंट भेज, ऐसी कोई बात नहीं। विश्वास और रिश्ते ये लेके चलेंगे तो हमें पेमेंट मिलेगी। हमें इंडस्ट्री को जो है ना, एक मतलब यहाँ पर क्या आज 5% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, पेमेंट आएगा तो माल भेजेंगे, इस टाइप का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उनके साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। लेकिन विमल जी, गाहे बगाहे अक्सर हम सुनते आ रहे हैं, और आज भी इस पैनल में बहुत सारे लोग सवाल भी लिख रहे हैं कि नॉर्थ की इंडस्ट्रियों ने बेहिसाब उधार देकर बाजार में व्यापार की धारा को डिस्टर्ब किया है। आप इससे कितना सहमत हैं? ये तो हमारी नॉर्थ इंडिया वालों की दिलेरी है जी। अच्छा, इसे आप दिलेरी कहते हैं? ये दिलेरी है।
बिना जाने पहचाने कोई आदमी आता है, कहीं से भी आता है, कोई इंक्वायरी नहीं करते हैं। अभी विमल जी से माल ले रहा हूँ और उसको माल भर देते हैं, तो ये दिलेगी? इंक्वायरी तो करे, कम से कम विमल जी से ही पूछ लो। बाद में जब वहाँ पैसा फंस जाता है तब फोन आते हैं, भाई साहब आपका बिहार से वो आया, बंगाल से। आपको ये आपस तो इसे पॉजिटिव लिया जाए या निगेटिव लिया जाए? महेश जी, अक्सर हमने देखा है एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर डिफॉल्टर पार्टीज को बैन करने और उनको बंद करने की आवाज बड़े जोर से उठाते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक जगह उधार बांटने को अपना हुनर देखा गया है। महेश जी देखो साहब, ऐसा है पेमेंट जो संजीव जी कह रहे हैं, संजीव जी बड़े प्लेयर हैं, बट स्टिल मैं उनकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। बड़े भाई हैं हमारे सर। 15 से 20% पेमेंट की बहुत डुब्बत होती है, पेमेंट इतनी नहीं डूबेगी। जो सर 15% डूबेगी नहीं, प्रॉब्लम में आ जाएगी, ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी, डिले हो जाएगी जी बहुत ज्यादा। और 5-7% तो मरेगी सर। 5-7% तो 15-20% में बड़ा भारी अंतर है। अभी मैं 15-20% तो है, वो दिक्कत में आएगी। और 5-7% आपकी बात से एग्री कर जाऊंगा। 5-7% अगर डूबती है पेमेंट, वो कोई ना कोई, देखो हमेशा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कोई ना कोई बंदे डिफॉल्टर होते ही हैं, ये थोड़े बहुत मिल ही जाती है। जैसे बात चल रही थी, जो विमल जी ने बोला, अभी हम लोग आपस में नहीं करते हैं, दिलेरी है उधार देने की, वो नॉर्थ इंडिया की खासियत अकेली सबकी है जी, अकेली एक फैक्ट्री की नहीं, सबकी है। तो दिलेरी बोल दो उसको, यहाँ पर माल बेचना। तो यहाँ पर मैं राजीव जी से पूछना चाहूंगा, राजीव सिंघल जी, आप तो काफी अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। पेमेंट का आउटस्टैंडिंग पीरियड लगभग 60 दिन होता होगा, 60 डेज ऐसा ही मान ले जी, एवरेज 60 डेज मान ले। एवरेज 60 डेज। तो क्या 60 डेज में रियलाइजेशन आगे भी आती हुई दिखाई दे रही है? ये 60 बढ़ के 120 होगा? वैसे तो हमारे बहुत सारे ट्रेड में ऑलरेडी वो 100 डेज प्लस ही है, लेकिन आपके केस में चूंकि आप थोड़े ऑर्गेनाइज है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप 20% या 10% या 8% पेमेंट फंसेगी या रुकेगी, वो ऑर्गेनाइज, थोड़े से ऑर्गेनाइज प्लेयर के लिए भी सेम फार्मूला लगेगा? सर देखिए, इसमें जो पेमेंट्स अभी अराइवल जो पेमेंट्स का आएगा वो जनरलाइज्ड वे में नहीं आएगा। आज जिसके रिलेशंस अच्छे हैं, जिनसे सबसे रिलेशंस अच्छे हैं, तो जिसको माल चाहिए, जितना माल चाहिए एक बार पेमेंट ना ही आएगा। तो माल के ऑर्डर और पेमेंट वाइस वर्सा दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एट दिस मोमेंट। आगे चल के सामान्य हो जाएगा तब तो ठीक हो ही जाएगा। फिलहाल मान लीजिए मैंने किसी से 50 लाख रुपया लेना है, तो उसका ऑर्डर अगर मेरे पास कोई नहीं है, तो अगर मेरे को 25 लाख उसने महीने में देना था, वो 25 लाख नहीं देगा अभी, वो अभी 5 लाख भी नहीं देगा। जैसे संजीव जी ने कहा कि वो डिले होगा, क्योंकि वो इस टाइम पे जिसका ऑर्डर लग रहा है, जो उसका माल बिक रहा है, उस मैन्युफैक्चरर को एक बार वो ऑर्डर के साथ में पेमेंट लगाएगा। दिस इज हाउ आई थिंक। ओके, ललित जी, आप एमडीएफ में क्या सिनेरियो है? एमडीएफ में तो आप लोग काफी पेमेंट फास्ट लेते हैं, वहां पर क्या सिनेरियो रहेगा पेमेंट आने का? और आगे आप उसमें डूबत देखते हैं कोई, या कोई रिस्क देख रहे हैं? अगर जी एमडीएफ के अंदर प्लाईवुड के कंपैरिजन में या लैमिनेट के कंपैरिजन में पेमेंट काफी फास्ट होती हैं और साइकिल टाइम भी बहुत जल्दी घूम जाता है। हम कोई डूबत प्लाईवुड सेक्टर में, ये एमडीएफ सेक्टर के अंदर कोई भी डूबत नहीं देख रहे हैं। और पेमेंट पहले भी आ रही थी, अभी भी थोड़ी बहुत आनी शुरू हो गई है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि लॉकडाउन का पीरियड अगर 17 मई को खत्म होता है तो एवरीथिंग विल बी स्टार्ट इमीडिएटली। पेमेंट जो है काफी तेजी से और भी आएंगी और माल जाना भी तेजी से शुरू होगा। हमारे एक ऑडियंस है प्रकाश सुनेजा जी वाराणसी से, उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है अपने अकाउंट स्टेटमेंट का, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि उनकी कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उसमें से 8 का चेक बाउंस हो गया है। प्रकाश सुनेजा जी साथ में ये भी कहते हैं कि अभी तो लॉकडाउन खुला नहीं, बाउंसिंग स्टार्ट हो गई, आगे हम फैक्ट्री वालों को पेमेंट कैसे देंगे? संजीव जी की कहीं ना कहीं जो बात है 20% फंसने वाली, वो इस मैसेज से नजर आ रही है। और अजय मानिक तला जी, आपका दिल क्या कहता है? ये तो लाइव एग्जांपल प्रकाश सुनेजा जी वाराणसी से भेजकर बता रहे हैं। मेरे पास स्क्रीन में है अजय मानिक तला जी, जरा आप शेयर करेंगे कि आप क्या देख रहे हैं? क्या सभी लोग पेमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटरों का पेन बहुत है, उनकी पेमेंट्स रुक रही हैं, डीलरों का भी पेन बहुत है,
तो इससे गाड़ी कैसे चलेगी? क्या सच में? सर पेमेंट तो स्लो होगा ही होगा। जब बाजार में पेमेंट नहीं आएगा तो वो हमें पेमेंट कहाँ से देगा? ना तो हमारे घर पैसे हैं ना डीलर के घर पैसे हैं। पैसे तो बाजार में हर किसी के। ये जो पैसे हैं आने की जो सिस्टम है वो स्लो रहेगा और हमारे काम भी स्लो चलेंगे। जितना का हमारे को पीछे से फ्लो आएगा उसी हिसाब से हम काम चला पाएंगे। तो क्या तैयार है इंडस्ट्री? तो क्या इंडस्ट्री तैयार है विमल जी? इंडस्ट्री तैयार है? इंडस्ट्री को तैयार होना पड़ेगा सर। हाँ, जिस टाइप से पेमेंट आ रही है इंडस्ट्री कैसे चलेगी? बाजार खुला नहीं है, बाजार खुलना चाहिए। मार्केट हमारे जो मेन मार्केट है महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, सराउंडिंग एरिया सब बंद है। हमारा जो पेमेंट आने का सिस्टम है वो भी बंद है, क्योंकि हम किस टाइप से बिलिंग कर रहे हैं वो आपको पता है। तो देखिए 10 से 15 दिन में देखो होपफुली खुलनी चाहिए मार्केट। तो जी अभी नहीं, जब तक मार्केट खुलेगी नहीं पेमेंट आएगी कैसे? मार्केट खुलेगी तभी पेमेंट मिल पाएगी ना जी। अभी तो मार्केट बंद पड़े हैं। मेरे मार्केट बंद पड़े हैं, लेकिन जो मार्केट खुली है वहां से कुछ ना कुछ आया है। ऐसा नहीं है जिसने माल मांगा है आपके पास से भी जिसने मांगा हो उसने कुछ ना कुछ तो भेजा ही है ना जी। आपके रिलेशन है, आपका सिस्टम है, तो ये चक्कर घूमने में थोड़ा वक्त ज्यादा जरूर लगेगा, लेकिन टिल एंड में काम सारे ठीक हो जाएंगे, लेकिन वक्त ज्यादा लगेगा। मोहित टेकरीवाल जी चेन्नई से लिखते हैं कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिसीविंग पेमेंट इन स्मॉल अमाउंट बट यस द डीलर्स आर पॉजिटिव। यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर मेहनत करता आया है और अच्छी पार्टियों को मटेरियल देता आया है, उनके यहाँ देर होगी अंधेर नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने भी दाएं न देखा बाएं देखा एक्सीलेटर दबा रखा है, उनके यहाँ संजीव जी सही कहते हैं कि 20% की डूबत से कोई उन्हें रोक भी नहीं सकता। मैं हरमीत सिंह जी लुधियाना से पूछूंगा, पंजाब की सिनेरियो में आप प्लाईवुड काफी बेचते हैं, काफी लोकल लेवल पर एग्रेसिव हैं। हाउ डू यू थिंक सिनेरियो इन पंजाब? यू आल्सो डायरेक्टली गिव टू डीलर्स, क्या पेमेंट्स आ रही हैं वहां पर? देखो जी 15 से 20% पैसे लॉकडाउन में भी आते रहे हैं, जो लॉकडाउन पीछे रहा है। जो अभी अच्छे डीलर की पहचान है, हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए किस आदमी ने साथ दिया हमें। और इंडस्ट्री बंद करने से प्रगत जी पैसे नहीं आ जाएंगे। इंडस्ट्री 30 से 40% चलानी ही चाहिए और वो लेबर भी मिलेगी, 30 से 40% रॉ मटेरियल भी मिलेगा और 30 से 40% माल बिकेगा भी। तो मेरी सजेशन तो यही है, इंडस्ट्री 30 से 40% चलाओ। तो इस आज के वेबिनार में दो बातें बहुत स्पष्ट साफ साफ समझ आ रही हैं कि कोरोना ने अपना इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पर पूरी तरह दिखाया हुआ है। 40% 30% से ज्यादा फैक्ट्रियों को चलाना अगले 2 महीने तक संभव नहीं है। वो फैक्ट्रियां जो इस स्थिति में है कि वो अपने दम पर और अपने रिस्क पर फैक्ट्री को चला सकेंगी, वही फैक्ट्री चलाएंगी। संजीव जी, क्या वो इंडस्ट्री जिसके पास इतनी कैपेसिटी और इतनी हिम्मत नहीं है, वो अगले 2-3 महीने नहीं चले अगर फैक्ट्री, तो क्या वो फैक्ट्री दोबारा वापसी कर पाएगी? संजीव जी। सर इसके लिए बहुत मुश्किल दौर हो जाएगा उनके लिए, बहुत ज्यादा उनका दौर मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उन लोगों की दोबारा चलाना। क्योंकि 3 महीने जो इंडस्ट्री बंद हो जाती है उसके बाद उसको रिस्ट्रक्चर करना, हर चीज को बहुत मुश्किल काम है। अगर हम धीरे धीरे इंडस्ट्री को चलाते रहेंगे, चाहे कुछ भी करें उसमें, मतलब बेड सा चला ले या कुछ भी छोटी मोटी चीज भी चलाते रहे, तो इंडस्ट्री रिकवर कर जाती है। और अगर 3 महीने का गैप पड़ जाए तो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी और उनका पैसा भी बाजार में मर जाएगा। विमल जी, क्या छोटी इंडस्ट्री जो किसी भी तरह से एमएसएमई की तरह जुगाड़ करके अपना काम कर रही थी, वो अगर महीने 2 महीने फैक्ट्री बंद रखती है, तो क्या वो वापसी दोबारा फैक्ट्री का इग्निशन चालू कर पाएगी? बॉयलर में फिर आग लगेगी 2 महीने 3 महीने बाद, या वो बिकने के नौबत आएगी? ऐसा बहुत लोग बताते हैं कि आगे बहुत सारी 20-25% फैक्ट्रियां चल ही नहीं पाएंगी। इसमें सच्चाई कितनी है और आगे क्या देखते हैं? पहले तो मैं ये कहूँ 3 महीना की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, फैक्ट्री 3 महीना बंद रहेगी। जैसे ही ट्रेनें आवागमन सब खुल जाएगा, बाजार खुल जाएगा, लेबर हमारी आ जाएगी, वो अगर हमारा 15 दिन 20 दिन या 1 महीना, मेरे को लग रहा है 1 महीना के अंदर बाजार सारे खुलेंगे और सरकार जब सारे साधन आने जाने खोल देंगे, हमारी लेबर भी इमीडिएट आएगी, लेबर रुकेगी नहीं वहाँ। अभी भी कौन आ रहे हैं, तो फैक्ट्रियां 3 महीने के लिए बंद नहीं होने जा रही है। लेकिन कोरोना बढ़ जाएगा तो फैक्ट्रियां तो फिर नहीं चलेंगी ना। कोरोना तो आप बोल रहे हैं पीक आएगा और सब बढ़ जाएगा तो बाजार ही नहीं खुलेगा। बाजार अगर कोरोना बढ़ जाता है तो मार्केट कैसे खुलेगा? तो ऐसे में जो छोटी इंडस्ट्री है, जो सर मेरा कहना है, अगर कोरोना बढ़ रहा है तो आपके मार्केट तो खुल ही नहीं सकते, आप कैसे फैक्ट्री चलाओगे?
लेकिन कोरोना घटेगा। अगर कोरोना बढ़ रहा है तो कई पॉकेट्स खुले हुए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो गुवाहाटी और आसाम साइड मार्केट्स नॉर्मल दिख रही हैं। बेंगलोर में कल परसों पिछले 4 दिनों में काफी मूवमेंट आई है। ऐसे कई स्टेट्स ओपन है। और अगर आप गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो 65% ऑफ इंडिया में कोरोना का उतना इंपैक्ट मार्केट्स पर नहीं है, इसलिए धीरे धीरे ही सही मार्केट्स थोड़ी खुल रही हैं। लेकिन मेजर जो मार्केट है वो मार्केट बंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कई ऐसे एरिया जहां पर मार्केट खुली हुई है वो तो माल मांगेगी, वहां तो लोग पेंडिंग काम पूरा करेंगे। जितना माल की जरूरत है ना, सब फैक्ट्रियों में सबके पास लगभग माल है। फैक्ट्री 1 महीने से ज्यादा बंद नहीं रहेगी अगर कोरोना ज्यादा नहीं बढ़ता है तो। और अगर 1 महीना हम बंद रखते हैं फैक्ट्री तो हमें इतना बड़ा फायदा होगा। अगर हम ये 25-30% चलाएंगे तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। जी राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपका ये सवाल है कि 3 महीने फैक्ट्री बंद रहेगी, अगर सब लोग फैक्ट्री चला रहे हैं या आपका मानना है कि कुछ लोग नहीं चलाएंगे, मेरा सवाल आपसे कि कुछ लोग क्यों नहीं चलाएंगे? कुछ लोग इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि जो पेमेंट के डेफिसिट्स हैं, सबके पास पेमेंट्स नहीं आई हैं। कई लोग इतने मजबूत नहीं है कि पेमेंट नहीं आए तो भी वो फैक्ट्री चला लेंगे। और अगर वो फैक्ट्री नहीं चला पाएंगे, क्योंकि एक और सबसे बड़ी बात है कि जो टिम्बर वाला है वो टिम्बर नहीं देगा, जो मटेरियल उधर पीछे से पैसा आया नहीं, सप्लायर ने आगे उधार देना नहीं, तो वो फैक्ट्रियां उतना आसान नहीं है उनको वापस चलाना। मेरा उसमें ये कहना है कि अगर 2 महीने तक किसी को पेमेंट कोई नहीं आया तो फिर तो कोई भी फैक्ट्री नहीं चला पाएगा जी। कोई भी इतना समर्थ नहीं हो सकता कि 2 महीने तक पैसा नहीं है और वो फैक्ट्री चला करके 2 महीने का माल मार्केट में डंप कर सके। ये बिल्कुल सही है। तो संजीव जी, अगर 2 महीने या 1.5 महीने का जो भी ऑलरेडी समय बीत चुका है, जिसमें पेमेंट्स मुश्किल से 5 या 20% के बीच में डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री आई है, और अगला 1-1.5 महीना भी इसी के आसपास दिखाई दे रहा है, तो क्या फैक्ट्रियों को फंड डालना होगा? क्या फैक्ट्रियां फंड डालें या वो बाजार से पेमेंट का इंतजार करें? और फैक्ट्रियों के पास फंड अरेंज करने के साधन है? सर हैं। आपको कम से कम डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को 25% वर्किंग कैपिटल अपनी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो अपना स्टॉक कम करके बढ़ाएं या डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी जो फंडिंग है उसको कम करें, या फिर बैंकिंग है। 25% तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी ऐड करना पड़ेगा और फैक्ट्री वाले को भी 25% तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो क्या वो अलग से कैपिटल इन्फ्यूज करें? डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तो करना ही है, फैक्ट्री भी करे? फैक्ट्री को भी करना पड़ेगा। वो अपने स्टॉक को कम कर सकती है। वर्किंग कैपिटल तो 2-3 तरीके से तैयार हो सकता है। आप अपनी आउटस्टैंडिंग को कम कर सकते हैं, आप अपने स्टॉक को कम कर सकते हैं, कुछ फंडिंग हमें बैंक से भी लेनी पड़ेगी, तभी फैक्ट्री सर्वाइव कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। महेश जी, मैं आपसे इस बात में आपकी भी राय जानना चाहूंगा। तो अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, छोटी इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री तो सबकी चलनी चाहिए और सबकी चलेगी भी, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हर बंदा जब जब कुछ पोजीशन में जब अपनी किसी न किसी डिफिकल्टी में फंसता है, उसको री इन्वेंशन और व्हील करना ही पड़ता है अपना। दूसरी बात जो संजीव जी ने बोला, अभी वर्किंग कैपिटल का जुगाड़ हमारे को भी करना पड़ेगा, फैक्ट्री वालों को भी और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी करना पड़ेगा। वो 100% करेक्ट है जी, 25% से कम काम चलेगा। यानी वर्किंग कैपिटल इन्फ्यूजन आने वाले समय में इनेविटेबल है। पंकज गर्ग जी, ऑलरेडी पेमेंट से फैक्ट्रियों में ओवर ड्यूज की समस्या हम पिछले 1.5 साल से जीएसटी के बाद से ही सुन रहे थे। क्या व्यवहारिक लग रहा है पेमेंट? क्या फैक्ट्री और पैसा डाले? क्या और डालना चाहिए? पहले ही बहुत डल गया है, पहले ही बहुत पानी गया हुआ है। सर मैं थोड़ा सा यहाँ डिसएग्री हूँ कि भी हमें देखो मजबूरी करा दे तो एक अलग बात है, बट विलिंगली भी वर्किंग कैपिटल डालना, तो मैं इसके साथ थोड़ा डिसएग्री हूँ। हमें वर्किंग कैपिटल नहीं इसमें वो करना चाहिए। वर्किंग कैपिटल प्रति जी दो मैंने कहा है, अपने स्टॉक को कम करके कर सकते हैं, कुछ अपनी आउटस्टैंडिंग को कम करके भी वर्किंग कैपिटल उस तरीके से डलेगा। मतलब पैसा जो है वर्किंग में ज्यादा रहेगा, स्टॉक और अपना जो डीलर्स में पैसा लगा वो कम रहेगा, उसको हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, कुछ डालना भी पड़ेगा। जी, अगर मैं यही सवाल थोड़ा सा घुमा के प्लाईवुड से हटा के लैमिनेट पे ले जाऊं, तो आप स्टॉक कम करने वाली बात में क्या कहेंगे? फिर ये आंसर कहाँ जाएगा आपका? देखो लैमिनेट में जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो तो हम कम कर ही सकते हैं यार, क्योंकि 1 से 1.5 महीने का स्टॉक तो और एक आदमी को रखना ही पड़ता है। अगर हम बात करें लैमिनेट इंडस्ट्री की, तो वहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा इन्वेंट्री और ओवर स्टॉकिंग है, और डिस्ट्रीब्यूटर आज की डेट में प्लाईवुड को रख लेता है, उसका हिसाब कर लेता है। लेकिन लैमिनेट में जो नया ट्रेंड है 2 साल से,
उसमें लैमिनेट में जहां भी स्टॉक है उसको जो कम करने जाता है वो अपना हाथ खुद जला लेता है। राजीव जी, आप इससे सहमत है नहीं? लैमिनेट में देखिए, जो डिजाइन पेपर है उसका स्टॉक हम कम नहीं कर सकते। सर फिनोल हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गए, काफी चीजें को हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी टीम एक पोल पोस्ट कर रही है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड फैक्ट्रीज डू स्टार्ट प्रोडक्शन, यूज वर्किंग कैपिटल फ्रॉम बैंक, दे शुड वेट एंड वॉच, दे शुड गो स्लो स्टार्टिंग इन फेजेस, और दे शुड अरेंज ओन फंड्स टू स्टार्ट। सभी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि इस पोल को वो जरूर क्लिक करेंगे और इसे सबमिट करेंगे, और इस पोल को जरूर सभी भरेंगे ताकि इंडस्ट्री को एक दिशा मिल सके। हरमीत जी, कैपिटल शॉर्टेज को लेकर आपके पास उपाय क्या है? किसी को भी आपका मतलब एक इंडस्ट्री के पास क्या उपाय हैं, क्या क्या रास्ते बचते हैं अब अगले 3 महीने में कि वो बैंक के पास जाए, वो अपना कैपिटल इन्फ्यूज करे, स्टॉक करे, जो संजीव जी ने कहा कि स्टॉक कम करे, कौन सा वाइबल है प्रैक्टिकली? हरमीत जी, संजीव जी की बात, स्टॉक कम करके कैपिटल बढ़ाना बहुत अच्छी सजेशन है, लेकिन मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, ये चेन अगर पूरी काम करने लगेगी पेपर के हिसाब से तो सारा बैलेंस बन जाएगा। और थोड़ी बहुत जो कैपिटल कम होती है वो बैंक इस समय दे भी रहा है, 10 से 25% वो कर लेना चाहिए इस समय। इससे ज्यादा आपदा तो आ नहीं सकती है, ठीक है ना। आप इस समय के लिए फंसे हैं, चेन नहीं तोड़नी चाहिए। ये नहीं है कि अगर पीछे से पैसा नहीं आ रहा है तो हम आगे रोक लें, ये भी नहीं होना चाहिए। कुछ आउटस्टैंडिंग की कम कंट्रोल करनी चाहिए, डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को हेल्प करनी चाहिए इस समय, और ये हम लोग को याद रखना चाहिए आगे जाके किसने किया हमारे साथ। जी विमल जी, जी विमल जी, कैपिटल अरेंज करने की बात पर क्या ये सही समय है कैपिटल अरेंज करने का, डालने का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए? अगर, क्योंकि उसके पास देखिए इसमें कोई संदेह तो है नहीं कि सबकी कैपिटल कहीं ना कहीं उड़ रही है या रुक रही है, तो डीलरों के लिए आपका क्या सजेशन है? उनको कैपिटल अरेंज करना चाहिए कि नहीं? नहीं, कैपिटल डीलरों को भी करना पड़ेगा और फैक्ट्री वाले को भी करना पड़ेगा। और कितना लगभग? वो तो जिस टाइप से हम फैक्ट्री चलाएंगे उस हिसाब से करना पड़ेगा। अंदाजा एवरेज? नहीं, अगर हम पूरा चलाते हैं तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, 25-30% चलाते हैं तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। इसका एवरेज नहीं कर सकते हैं। कोरोना का इम्पैक्ट तो लंबा रहने वाला है ना। डीलर को भी समझना पड़ेगा कि फैक्ट्री वाले का हेल्प करें, और फैक्ट्री वाले को भी समझना पड़ेगा हम डीलर का हेल्प करें। एक दूसरे का विश्वास जगा करके ही हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। रहा आउटस्टैंडिंग हम घटाने का, अभी आउटस्टैंडिंग घटने का समय नहीं है, नहीं घट पाएगी आउटस्टैंडिंग। दोनों को साथ देना पड़ेगा, वो उसको भी साथ देना पड़ेगा फैक्ट्री वाले का, और फैक्ट्री वाले को भी डीलर का साथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस डिस्कशन में एक बात समझ में आ रही है कि फैक्ट्रियां एंटरप्रेन्योर को अपने रिस्क पे चलानी है, डिमांड अपने ऊपर आती हुई डिमांड को देखकर अपने वर्कर्स को रोककर और फिर इसे चलाना है। फैक्ट्रियों में फंड का इन्फ्यूजन अपने लेवल पर करना ही पड़ेगा, चाहे वो डीलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आगे की गाड़ी चलानी है तो पैसा अपनी जेब से या बैंक से या कहीं से भी आप उसे डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं डालते हैं पैसा, अगर आप इन्फ्यूज नहीं करते हैं कैपिटल, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि आप अपने ट्रस्ट को अपने बाजार में खोएंगे, आप उस चेन को रोक देंगे, और अगर चेन रुकेगी तो हो सकता है कि आप थोड़ी दिनों के लिए बच जाए लेकिन आपका बिजनेस भी नहीं बचेगा। शायद यही सत्य है और यही सबके लिए समझदारी का कदम होगा। तो कैपिटल मैं आपको रोक रहा हूं, इसमें हमारी आउटस्टैंडिंग भी मरने के चांस बढ़ जाएंगे अगर हम अरेंज नहीं करेंगे तो, या डिस्ट्रीब्यूटर अरेंज नहीं करेगा तो। यानी जो पैसा बाजार में है अगर हम कैपिटल इन्फ्यूज नहीं करेंगे तो वो पैसा और ज्यादा फंसेगा। अजय मानिक तला जी, अजय मानिक तला जी आप अनम्यूट करें। मेरा एक सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है कि क्या आने वाले समय में जब हम एक तरफ अपनी फैक्ट्री चलाएं कि नहीं चलाएं, कैपिटल डालें कि नहीं डालें, इस तरफ जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइज्ड प्लाईवुड का सेक्टर है वो रेडीमेड फर्नीचर से कैसे डील करे, ग्रोथ रेडीमेड फर्नीचर में है और हम अपने ब्रांड से माल को ज्यादा बेचें, उस तरफ बढ़ रहा है। दोनों दो राह नहीं है। एक तरफ तो हम अपनी बेसिक तरफ उलझे हुए, दूसरी तरफ जो अच्छे ब्रांड्स और ऑर्गेनाइज कंपनीज हैं वो दूसरी तरफ दूसरी दिशा में बढ़ रही है जहां पर हमारी कोई सोच ही नहीं है। तो यमुनानगर की इंडस्ट्री, नॉर्थ की इंडस्ट्री इतने बड़े गैप को कैसे भरेगी? कठिन सवाल है सर। ये जो आज की डेट में
ग्रीन सेंचुरी है, बड़े ग्रुप हैं, ये हमारे जैसा माल मार्केट में देते हैं, उसका लगभग 55 रुपए से लेके 65 रुपए उसकी कीमत है MR प्लाईवुड की आज की डेट में वो जो दे रहे हैं। और आज की डेट में यमुनानगर का माल जो शुरू हो जाता है वो लगभग 40 रुपए से लेके 38 रुपए से, वैसे तो कह लें 38 रुपए से लेके 45 रुपए तक की रेंज का माल है। अगर जो हम अपनी डिमांड के हिसाब से अगर जो हम मार्केट में सप्लाई करेंगे तो हम उनका मुकाबला कर लेंगे, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ जो माल ले रहे हैं वो यमुनानगर से ही लेके स्टैंप करके बिक भी रहा है, ये तो एक सच्चाई है। राजीव जी, आपका क्या कहना है इस सवाल में कि एक तरफ ऑर्गेनाइज सेक्टर कहीं और देख रहा है जबकि दूसरा नीचे वाला सेक्टर अभी अपने फैक्ट्री को चलाने और नहीं चलाने में उलझा हुआ है, तो ये इसे आप क्या देख रहे हैं आगे का भविष्य? एक मैं आपको बात पूरी कर दूं, यमुनानगर में इतनी ताकत है, ये आज हम कहां से चले थे और आज उनको हम नीचे ले आए। जब यमुनानगर की जरूरत पड़ेगी यमुनानगर अपना रूप दिखा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, करने में तो हम माहिर हैं, आगे डिमांड होनी चाहिए और पैसा लगाने में भी माहिर हैं। उन्होंने पैसे लेके माल देना है, हमने बाद में लेने, अपने काम में तो हम माहिर हैं। इस पंकज हम हारने वाले, कोई बड़ी कंपनी हमारा माल खा देगी, हमने उनको खाया है, उन्होंने नहीं हमें खाया। पंकज जी आप बताएं, पंकज जी अनम्यूट करें और बताएं। एक तरफ बड़ी इंडस्ट्री का सोच बहुत बड़ा और दूर तक है, जहां यहां तक यमुनानगर में और हरियाणा पंजाब में हम देख रहे हैं तो फैक्ट्री चलाएं कि ना चलाएं अभी उसमें ही कंफ्यूजन है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर की फैक्ट्रियां तो चल रही हैं। तो क्या ये गैप जो हमारे लेवल की इंडस्ट्री है उसको भी कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे। हमने खुद को नहीं बदलना है, हमने अपने काम करने के तरीके को बदलना है। बेसिकली भी जो आज हमारी मार्केटिंग शेयर है, आज हम डीलर नेटवर्क पे सारी वर्किंग करते हैं। देखिए आपका जो डेटर लिस्ट है वो भी आपका 3 फेसेस में डिवाइड हो सकता है। आप डीलर से भी वर्किंग कर रहे हैं, आप OEM से भी करते हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर बेस वर्किंग करते हैं, तो आपको वो सब प्लानिंग, सबकी इंडिविजुअली प्लानिंग है, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगी। तो ठीक है वो एक ग्राफ है, बट जो यमुनानगर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो यमुनानगर की सिस्टम है, जो जिस रेट में यमुनानगर माल प्रोवाइड करवा देता है, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यमुनानगर के साथ। यानी मेरा ये कहना है कि यमुनानगर को इग्नोर कोई भी नहीं कर सकता। आज तक हम ही तय करके आए हैं और हम ही तय करेंगे। मेरा मानना है इट्स इम्पॉसिबल विदाउट यमुनानगर। हमारे व्यूअर्स जबरदस्त अपना सजेशन और कमेंट लिख रहे हैं, पैनलिस्ट को जरूर दिख रहा होगा। चूंकि इस वेबिनार अपनी स्पीड से बढ़ रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजें मैं देख के भी कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं ऑडियंस को धन्यवाद देता हूं कि वो इसी तरह से अपने विचारों को रखते रहे। हम इसे अपनी आने वाली मैगजीन में और वीडियोज में कवर जरूर करेंगे। मैं इस बीच में ट्रू बॉन्ड का फिर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कॉज को सपोर्ट किया। महेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर या मिड साइज इंडस्ट्री एक तरफ फैक्ट्री चलाने और लेबर रोकने की जुगत में जुड़ी है, जबकि ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री सब कुछ सेट में बैठी हुई है, उसने अपनी वर्कर्स को संभाल के रखा है, सिस्टम से चले हैं और वो आगे आने वाले बाजार के बदलाव पे चर्चा कर रहे हैं, ना कि फैक्ट्री चलाएं कि ना चलाएं पे चर्चा कर रहे हैं। महेश जी, ऐसे में ये जो गैप है ये बढ़ नहीं रहा है? महेश जी मुस्कुराते बहुत हैं लेकिन सामने देख के जवाब दीजिए। साहब देखिए ऐसा है जी, इंडस्ट्री तो सारे चलाने की सोच रहे हैं, चाहे वो पैनल के ऊपर कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। इंडस्ट्री चलाना तो, इंडस्ट्री बंद करना तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। फिर वो चाहे कोरोना की प्रॉब्लम हो, चाहे मार्केट का सिनेरियो, चाहे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो, चाहे वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो, चलानी तो पड़ेगी, ये तो मजबूरी है। अब उसको रोक के चला लो, हंस के चला लो, कह नहीं सकते हैं। जितनी फैक्ट्रियां, बड़ी फैक्ट्रियां, जो बड़े ग्रुप हैं, जितनी फैक्ट्रियां वो चला रहे हैं, उतनी जितनी कैपेसिटी पे वो आज की तारीख में काम करें, उतनी कैपेसिटी पे तो हम लोग सब लोग काम कर ही रहे हैं। पंकज जी से आप कंफर्म कर लो, हम बैठे कह ही रहे हैं भी हम चला रहे हैं। एक फैक्ट्री हम चला रहे हैं 100% कैपेसिटी पे चला रहे हैं, एक फैक्ट्री हम नहीं चला रहे बिकॉज हम, मैंने पहले ही कहा था 50% लेबर डिस्टर्ब है। मार्केट सिनेरियो की बात ये है जो पंकज जी ने बोला भी हमारे को अपने काम के सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। जो हमारी अग्रेसिवनेस है, जो अजय मानिक तल्ला जी ने बोला भी हमारी अग्रेसिवनेस है, वो हमारे को बचा के ले जाएगी। देखिए यहाँ पर एक पीरज साहनी जी लिखते हैं कि प्रगत जी के सवाल का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है। यमुनानगर वर्सेस ऑर्गेनाइज फैक्ट्री। मेरा सवाल विमल जी से है अब कि विमल जी, एक तरफ ऑर्गेनाइज कंपनीज दूर तक सोच रही हैं, जबकि अभी हमारी हरियाणा पंजाब की इंडस्ट्री
आज को पूरा कैसे करें उस पे सोच है। क्या ये गैप और बढ़ेगा कोरोना के बाद, या आप लोग इस गैप को खत्म कर देंगे, पकड़ लेंगे? जैसे अजय जी ने कहा कि हम यमुनानगर, हमें बहुत शक्ति है, लेकिन ये एक वीरता का भान दिलाता है, वीर रस से भरा हुआ कमेंट है, लेकिन लॉजिकल रस से भरा हुआ मैं कमेंट विमल जी से जानना चाहूंगा। लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है जी जी, उनकी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है। हमारा जो खर्चा है उनका खर्चा है, बहुत अंतर है। हमने अपने खर्चे जो कंट्रोल किए हैं और कंट्रोल करेंगे। अच्छा। और हम उनको, वो हमें लीड नहीं कर सकते हैं, यमुनानगर ही लीड करेगा, जो अजय जी ने कहा ये बिल्कुल सही है। और हम महीना 20 दिन की तकलीफ है, ये ज्यादा तकलीफ नहीं है। और हमारे लोग, भाई लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं, लेबर बिल्कुल नहीं रुकेगी। जो लेबर का मूड बन गया है, अभी बोल रहे हैं लेबर हम रुक जाएंगे, जिस टाइम जाना होगा वो बिना बोले रात को ही गायब हो जाएंगे। तो जी, तो अगर हम तपस्या कर लेते हैं, तो इसका सवाल बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाला है। दूसरा, मैं अपनी इंडस्ट्री को समझाना चाह रहा हूँ कि अभी हमारा एक टाइम है टिम्बर परचेज पर ध्यान देने का, टिम्बर के सिस्टम बनाने का। वो सब सिस्टम हमें बनाने चाहिए। अगर हम अभी चलाने के लिए नहीं, एक मीटिंग करें, 2 मीटिंग करें उनके साथ, वो भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा कि हम टिम्बर को जो ले रहे हैं, गोलाइया में लें, सिस्टम से लें, कोस्टिंग को जोड़ें। ये सब काम हमें यहाँ जो लोकल यमुनानगर या पंजाब की इंडस्ट्री है, इनको देखना चाहिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो हम मात दे देंगे, उनके जितने खर्चे हैं ये 2-3 महीना में उनकी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है, हमारी लाइबिलिटी कुछ नहीं है, बहुत कम है, हम संभाल लेंगे, तो उनसे हमें डर नहीं है। तो मैं राजीव जी और संजीव जी, अब ये आप दोनों लोग सोच लीजिए। मैं सबसे पहले राजीव जी के पास आऊंगा। ये सवाल संजीव जी के लिए भी है कि ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का ओवरहेड्स और खर्च ज्यादा है, इससे आप सहमत कितना है? क्या आप, क्योंकि आप बीच में खड़े हैं, दोनों तरफ देख रहे हैं, मैं आपसे स्पष्ट सवाल का उत्तर चाहूंगा कि क्या गैप राजीव जी बढ़ नहीं रहा है, पहला। दूसरा, क्या सच में ओवरहेड्स या खर्चे हमारे कम है, क्या हम सस्ते हैं? और हरियाणा पंजाब की बात कर रहा हूँ जी। ऐसा है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है प्रगत जी, अगर आप उसकी ग्रोथ लास्ट 10 साल की देखेंगे तो दे आल्सो हैव ग्रोन ट्रेमेंडसली। और यमुनानगर की इंडस्ट्री, अजय जी ने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि वो अपनी जगह सशक्त है, अपनी जगह खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। There always will be a gap between the low segment, mid segment and the high segment. सब सेगमेंट्स अपनी जगह चलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाई सेगमेंट की सेल कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, या लो सेगमेंट की सेल खत्म हो जाएगी। जो लो सेगमेंट का प्रोडक्ट 40 रुपए 38 रुपए का प्रोडक्ट बिकना है, उसके सामने 65 रुपए का प्रोडक्ट कम्पीट नहीं कर सकता। बट 65 रुपए का जहां बिकना है वहां 40 रुपए वाला नहीं लग सकता। ग्रोथ दोनों प्रोडक्ट्स की हुई है। आज आप अमेरिका का ले लें तो अमेरिका में भी हार्डवुड प्लाईवुड आज भी बिक रहा है, तो चाइना का प्लाईवुड जो है तो चाइना का प्लाईवुड भी बिक रहा है। सो आई डोंट बिलीव दैट देयर विल बी एनी डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर द ब्रांडेड प्रोडक्ट, और देयर विल बी एनीथिंग एडवर्स फॉर द लो कॉस्ट प्रोडक्ट। संजीव जी, सेम सवाल आपसे कि जी देखिए, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो टर्नओवर पर डिपेंड करते हैं। तो ये कोई नहीं है कि बड़ी कंपनियों के खर्चे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो सारी चीजें टर्नओवर पे डिपेंड करती है। ये 2 महीने के जो ब्रेकडाउन रहा, तो हमने इसके अंदर सारी मार्केटों को स्टडी किया। इवन मतलब इतनी बड़ी मार्केट है जो हम यमुनानगर के अभी महज 60% भी कवर नहीं कर पाए। इंटीरियर विलेज के अंदर आज भी किसी दुकान पे कोई प्लाईवुड का पीस नहीं है। इवन पंजाब भी पूरा जो शॉप्स है सब खाली पड़ी हैं। तो ये 2 महीने का जो टाइम मिला हमें, हमने इसमें एक्सपोर्ट को भी स्टडी किया, हमने इसको इंटीरियर मार्केट में भी स्टडी किया। तो एक्सपेंसेस वाला जो मैटर है वो तो है ही है, पर इतना ज्यादा नहीं है, वो टर्नओवर के हिसाब से सब कंट्रोल में आ जाता है। आपका कहना ये है कि द रेशियो ऑफ खर्चा, ओवरहेड या एक्सपेंस डिपेंड ऑन द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। अगर वो ऑर्गेनाइज है, मतलब ये नहीं है कि खर्चा ज्यादा है, इसका मतलब नहीं है सर। आफ्टर जीएसटी, हेलो जी, आफ्टर जीएसटी सब सेम हो चुके हैं, खर्चे कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। विमल जी देखिए, के हिसाब से कुछ नहीं है। विमल जी देखिए, यहाँ पर 2 मत निकल के आ गया कि हम टर्नओवर बेस्ड काम करते हैं तो खर्चे ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से खर्चों में गैप है। इस बात को एक उद्यमी ही समझ सकता है या एक डीलर ही समझ सकता है? सवाल तो मेरा बिल्कुल लाजमी है और आज का ये बर्निंग सवाल है कि अगले
कोरोना के बाद के समय में अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपनी जमीन छोड़ता है तो वो खाली नहीं रहने वाली, उसे भरने वाले बहुत लोग हैं। आप अपनी जमीन कैसे बचाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। महेश जी, फिल्म फेस प्लाईवुड और शटरिंग प्लाईवुड के सेक्टर में आप आने वाले समय में क्या भविष्य देख रहे हैं? कोरोना के बाद क्या डिमांड बनी रहेगी? डीलरों के लिए क्या मैसेज है आपका? सर, जो फिल्म फेस शटरिंग और साथ में क्या बोला था आपने? फिल्म फेस शटरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसका डीलरों के लिए आपका क्या मैसेज है? थोड़ी देर के लिए मार्केट स्लो रहेगी जी। उसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण उसके अंदर है, कोरोना से पहले, बिफोर कोरोना मार्केट थोड़ी सी स्लो थी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर फंडिंग की कमी थी, कॉस्ट ऑफ फंडिंग ज्यादा थी, तो थोड़ा सा अनसोल्ड जो इन्वेंट्री थी वो भी बढ़ रही थी। अभी पोजीशन क्या हो गई जी? अभी एक तो जो रियलिटी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, वो बुरी तरीके से हिट हुआ है, बुरी तरीके से। उसका सबसे बड़ा कारण है भी सबसे ज्यादा माइग्रेशन ऑफ लेबर जो हुई है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ही हुई है। अकेले बॉम्बे का जो डाटा है वो 2 मिलियन पर्सन्स हैं जी, 20 लाख बंदे वहां से सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर से वापस गए हैं अपने घरों के अंदर। दूसरी बात है जो सरकार से उम्मीद थी भी हम लोगों की जो फंडिंग है, जो रियलिटी सेक्टर की फंडिंग है वो मॉडरेट हो जाएगी, वो मॉडरेट नहीं है, हाई कॉस्ट ऑफ फंडिंग है। तीसरी बात, ये नेसेसिटी नहीं है। आज की जो जरूरत है वो जिंदगी है, समझ लो, या फूड है, बट ये प्लाईवुड आज की तारीख में है नहीं। तो हम लोग शटरिंग के अंदर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हम थोड़ा सा रिसेशन देख रहे हैं, थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं है भी डिमांड 100% खत्म हो जाएगी, रहेगी, बट काफी कम रहेगी। यानी 4-5 महीने के स्पैन में हम कमजोरी देख रहे हैं आने वाले समय में 250%। और 6 महीने बाद यानी नवंबर के आसपास क्या हम वापस डिमांड देखेंगे? हम 6 महीने नेक्स्ट जो आज से 6 महीने हैं उसके अंदर हम जो शटरिंग की डिमांड है वो 75% कम देख रहे हैं। 6 महीने के बाद अगले 6 महीने हम 50-50 पे आ जाएंगे, बट उसके 1 साल बाद 100% पे आएंगे। संजीव जी, आपका क्या व्यू रहेगा? अनम्यूट। मैं एग्री हूं जिनकी बात से। यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिल्डर्स और उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसमें एक चीज है ना, प्रोडक्शन भी तो 40% ही रहेगी। राइट, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट उसके साथ से 40% की सेल चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके लिए ये एक मैसेज है कि अगले 6 महीने तक वो अपनी व्यवस्था करें कि उन्हें इसी प्रोडक्ट में उतना ही फोकस रखे रहना है या अपना मार्केट बढ़ाना है, नए एरियाज को एक्सप्लोर करना है या कुछ स्पेशलिटी नए प्रोडक्ट ऐड करने हैं, क्योंकि अगले 4 से 5 महीने फिल्म फेस में थोड़ी सी कमजोरी दिखती है। विमल जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे या कोई डिसएग्रीमेंट है? देखिए, फिल्म फेस अभी जैसे मार्केट खुला, ये गवर्नमेंट ने अभी छूट दी, फैक्ट्रियां भी चालू हुई, तो एक बार डिमांड आई, सब जगह गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चालू कराए और कराए, तो एक बार हल्की सी हमें डिमांड समझ में आई। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम निकला, अब वापस वहां से मैसेज आ रहे हैं कि वो लेबर जो है वहां से जा रही है। जहाँ भी प्रोजेक्ट चालू हुए हैं, बहुत से प्रोजेक्टों में लेबर काम करना नहीं चाह रही, तो वापस डिमांड बैठ रही है। अभी अगर कंटिन्यू अगर रहेगा, लेबर रहेगी तो डिमांड रहेगी, अदरवाइज टाइम लगेगा, लेकिन डिमांड आगे जाके काफी बढ़ेगी, ऐसा मेरे संभावना। ललित गुप्ता जी, एक सवाल आपसे ये है कि क्या एमडीएफ सेक्टर में भी कमजोरी देख रहे हैं? अगले 6 महीने में आप डिमांड सिनेरियो कैसा देख रहे हैं? आप 3 एमडीएफ में भी काफी काम करते हैं, इधर एंटी डंपिंग आने से आपकी कंपनी को मुझे उम्मीद है कि जरूर काफी फायदा मिलेगा, तो क्या वो नलीफाई होता दिख रहा है जो फायदा मिला 3 प्लाईवुड 3 एमडीएफ में, और डिमांड अगर कमजोर होने वाली थी तो क्या आप कुछ बेहतर स्थिति में महसूस करते हैं? देखिए, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा जी, क्योंकि इंपोर्ट कम होने से एमडीएफ का जो बाजार लगभग 40% इंपोर्ट हो रहा था 3 एमडीएफ का, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और डोमेस्टिक मार्केट को जरूर उसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि आज कुछ भी बोलना कि मार्केट सडनली बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, रुक जाएगी। एक बार जरा मार्केट को खुलने दीजिए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इससे पहले कुछ भी कहना, डिसीजन लेना ठीक नहीं है। धन्यवाद ललित जी। पंकज जी, बाजार में फिल्म फेस सेक्टर को लेकर तो थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं। दरवाजे और फ्लश डोर में क्या देखते हैं? फ्लश डोर की डिमांड, क्योंकि फ्लश डोर की डिमांड काफी रूरल एरिया से रहती है और ऐसे एरियाज इंडिया में काफी कोरोना से इंपैक्टेड नहीं है, तो क्या फ्लश डोर हो
पता है जैसा मुझे जैसा संजीव जी ने कहा कि हमने स्टडी किया गांव तक में माल नहीं है, तो आप इस बात से तस्दीक रखते हुए फ्लश डोर के लिए नई उम्मीद की किरण देखते हैं अगले 6 महीने में? सर मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें ओवरऑल प्लाईवुड है, ब्लॉक बोर्ड है या फ्लश डोर है, शटरिंग है, सब प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम रहने वाली है। लेकिन आपका जो प्रोडक्शन का भी सेटअप है, जैसे हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि प्रोडक्शन भी हम लोग 30% ही प्लान कर रहे हैं आने वाले 3 या 4 महीने के लिए। हाँ, बट नवंबर दिसंबर इसमें आप समझ सकते हैं कि ये ग्राफ डिमांड का इंटीरियर सेगमेंट का, फ्लश डोर का, प्लाईवुड का काफी अच्छे तरीके से आएगा। क्या रूरल एरियाज में सही कह रहे हैं संजीव जी, रूरल एरियाज में स्टॉक कम है, इन्वेंट्री कम है, डिमांड वहीं उसी तरफ की डिमांड आ भी रही है। क्या फ्लश डोर, आपको नहीं लगता सभी को कि फ्लश डोर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से सुरक्षा में कुछ नया वैल्यू एडिशन देगा, कुछ नया होप दिखाएगा? राजीव सिंघल जी, क्या फ्लश डोर सेक्टर को आप बेहतर नहीं दिखते, सबसे कम इंपैक्टेड नहीं देख रहे? देखिए, फ्लश डोर पहले भी प्लाईवुड से अलग मार्केट रहा है और भी अलग ही रहेगा जी। जो बात रियल एस्टेट सेक्टर की है, अगर उसमें बिल्डिंग्स बननी कम हो जाएंगी तो डेफिनेटली फ्लश डोर सेगमेंट भी इम्पैक्टेड तो रहेगा। यानी अगर बिल्डर्स इंपैक्ट होते हैं तो डोर सेक्टर इंपैक्ट होगा। लेकिन अजय मानिक तला जी, डोर सेक्टर काफी जगह रूरल एरिया में बहुत बिकता है, यमुनानगर से बना हुआ, हरियाणा में बना हुआ, पंजाब में बना हुआ और नॉर्थ में काफी बना हुआ फ्लश डोर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं बिकता है। आपको नहीं लगता कि कोरोना के बाद दरवाजे का महत्व बढ़ेगा? सोशल डिस्टेंसिंग से कई घरों में दरवाजे खाली मेन डोर पे लगते थे, वहां आप सब घरों में लगेंगे, क्या ऐसा संभावना दिखाई दे रही है? या गवर्नमेंट नए नए हॉस्पिटल्स बनाएगी या कई सारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी तो डोर को बेनिफिट मिल सकता है? मानिक तला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजय मानिक जी। हाँ जी, अब आ रही है जी, अब बोल। सर, पिछले 2 साल से जो है ये फ्लश डोर की डिमांड काफी बढ़ी है। पिछले 2 साल में पहले ये डोर जो था वो एक सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित था, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले 2 साल में छोटे शहरों में और जब से ये डेकोरेटिव सिस्टम आया है इसके ऊपर, तो इससे बड़ा भारी बेनिफिट हुआ है, इसकी डिमांड बहुत बड़ी है और आने वाले टाइम में छोटे छोटे शहरों में ये बकायदा लगेगा और इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को एक बूम भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और जो आपने कहा कि हॉस्पिटल बनेंगे, ये सब जगह पर फ्लश डोर की ही रहेगी क्योंकि ये सबसे सस्ता है। इसको और लकड़ी के डोर में बहुत गैप है। और जो डेकोरेटिव जो आज की डेट में बना रहे हैं हम, यमुनानगर में भी बन रहा है या और भी जगह छोटी छोटी मशीनें लगी हैं, CNC मशीन, और वो उससे उसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है और वो लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित है। छोटे शहरों में उन्हें एक अच्छी लुक दिखती है और वो सारा काम बढ़िया चलता है और मेरे को इसमें काफी होप है। बहुत बढ़िया। विमल चोपड़ा जी, डोर के अलावा भी कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, डेकोरेटिव वीनियर या कोई भी और प्रोडक्ट जिसमें आप उम्मीद देखते हैं? आपकी आवाज अनम्यूट है। डेकोरेटिव प्रोडक्ट अभी हम लोग इस लाइन में आए हैं और अच्छा लग रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स है उसका भी। और डोर के लिए भी, डोर का प्रोडक्शन काफी फैक्ट्रियों ने पहले नहीं कर रहे थे, हम लोग भी नहीं कर रहे थे, अभी हम लोगों ने डोर चालू कर दिया है। नहीं, लेकिन कोरोना के बाद डोर का डिमांड में लगता है आपको आपके? हाँ, डोर बढ़ेगा हर चीज सर। 1 महीना 2 महीना के बाद या 3 महीना के बाद भविष्य हमारा बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा। ये 1 महीना 2 महीना 3 महीने ही है, इसके बाद बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। रहा सर एक और मैं यहाँ जवाब दूंगा 30% 40% प्रोडक्शन पर। मार्च के अंदर जब फैक्ट्रियां, ये लॉकडाउन आया उस समय हमारी फैक्ट्रियां 90% 95% फैक्ट्री लॉस में चल रही थी। जिस समय ये मार्च और अप्रैल हमारी प्लाईवुड इंडस्ट्री को एक तरह से बचाया है। खासकर मैं यमुनानगर की बात कर रहा हूँ। यमुनानगर की फैक्ट्री को बहुत बड़े लॉस से, अप्रैल को अगर फैक्ट्री बंद रही है ना, तो उससे फैक्ट्री वाले 10-5% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 90% फैक्ट्रियों का बहुत बड़ा लॉस जो होने वाला था वो बचा है। और ये अभी रिसेंटली अभी थोड़ा सा चालू हुआ है। इसमें थोड़ा सा हम लोग धैर्य से काम करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें तो हमारा आगे भविष्य बहुत बढ़िया है। कोई भी फैक्ट्री वाला 30% 25% बोलने के लिए तो बोल देता है,
मैं भी बोल दूंगा मैं चला रहा हूँ, बोलेगा 1 प्रेस चला रहे हैं, चलाएगा 4। हर आदमी अपनी फुल कैपेसिटी में ही चलाना चाहेगा, क्योंकि खर्चे बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे। हमारे बड़े बड़े बॉयलर लग गए, बड़े बड़े ड्रायर लग गए, हम कैसे 30% 20% में प्रैक्टिस? बहुत व्यवहारिक बात है। नहीं कर सकते सर, तो इस पर हमारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर थोड़ा सा हम पैसेंस रखेंगे तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा पैसेंस रखना चाहिए। तो संजीव जी आप बहुत ज्यादा डोर बनाते हैं। हाँ संजीव जी, आप बहुत ज्यादा डोर बनाते हैं। आप डोर सेक्टर में आने वाले समय में कुछ तेजी देख रहे हैं, या कुछ उसमें बेटर, एटलीस्ट वो इतना गिरेगा नहीं, समान रूप से चलेगा, क्या ऐसी संभावना? इसकी ऑलरेडी तेजी हम देख चुके हैं। हरियाणा में पहले पैनल डोर बनता था प्लाई डाल के, तो अब हरियाणा के अंदर 20,000 पीस पर डे पर मंथ फ्लश डोर की सेल्स है। आपकी? हमारी नहीं, टोटल 20 से 25,000 डोर पर मंथ हरियाणा में बिकता है, और 8 से 10,000 हम बेचते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि क्या आगे डोर की डिमांड बढ़ेगी कोरोना की वजह से, कोरोना के बाद फॉल आउट से? ये एक नेसेसिटी प्रोडक्ट है। डोर ऑलरेडी बढ़ चुकी है, ये ऑलरेडी बढ़ चुकी है, डिमांड हर जगह बढ़ चुकी है। इसमें अगर आप 40% प्रोडक्शन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम कहीं आएगी नहीं। मेरा प्लाई रिपोर्टर के इस पैनल पे आज अंत में आते आते डोर के ऊपर बात करने का पर्पस ये था कि हमारे अपने मार्केट रिसर्च और सर्वे से कई जगह से निकल के आ रहा था कि डोर एक होप देता है, डोर एक महत्वपूर्ण नेसेसिटी के तौर पे एक प्रोडक्ट की तरह उभर रहा है। और हरियाणा और नॉर्थ इंडिया की अनेक फैक्ट्रियां डोर्स में बहुत अच्छा वॉल्यूम करती हैं, जिसमें कई सेक्टर है ही नहीं। तो हरियाणा और पंजाब की फैक्ट्रियों से ये लोगों का अनुरोध और शायद मौका है ये इन फैक्ट्रियों को अपने अच्छे और कैलिब्रेटेड बढ़िया थिकनेस वाले प्रोडक्ट को बनाने का, डोर को बनाने का। और डोर एक नेसेसिटी की तरह उभर रहा है। एक चलते चलते और सवाल ये रहेगा कि क्या अगर फैक्ट्रियां 1 महीने के लिए या वर्कर चले गए तो प्राइस हाइक पॉसिबल है कि नहीं? क्योंकि कई लोग पिछले 10 दिनों में, कई एसोसिएशंस या लोगों ने अपनी मीटिंग्स में प्राइस बढ़ाने की बात करी है। हरमीत सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसे में प्राइस बढ़ाना संभव है, या प्राइस बढ़ाएंगे आप? प्राइस तो बढ़ जाएंगे उससे, लेकिन फैक्ट्री बंद करने के लिए बिल्कुल हम लोग सहमत नहीं है कि पूरी फैक्ट्री बंद हो जाए। एक प्रगति जी, घर बंद कर दो, 2 महीने के बाद खोलोगे, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। ये तो फैक्ट्री है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ प्लाईवुड प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ने का चांस या दिखाई दे रहा है? क्या प्राइस बढ़ेंगे? क्या प्राइस बंद करके दोबारा चलाने के लिए? शायद नहीं, प्राइस की बात कर रहा हूँ कि प्राइस चांसेस है तो हाइक होगी। देखो रॉ मटेरियल आगे बढ़ गए हैं, लकड़ी कोर अवेलेबल नहीं है। महेश जी बोल रहे थे ना कि ना कोर अवेलेबल है ना लकड़ी है, तो वो प्राइस का तो वैसे ही फैक्टर आ जाना है। और बाकी बिमल भी बोल रहे थे अंडर कॉस्ट माल बिक रहा था पहले, सारी फैक्ट्री लॉस में थे। ये टाइम है संभलने का। अजय मानिकतला जी, प्राइस बढ़ाने की तरफ संभावनाएं हैं? अनम्यूट करिए और बस ये बताइए कि प्राइस बढ़ने की संभावना है कि नहीं? सर ये सारा डिमांड पे है सर। तो यानी अभी डिमांड नहीं है, यानी प्राइस नहीं बढ़ेगा? अभी तो पैनिक परचेज होगी सर, जब सबको पता चलेगा 2 महीने के लिए फैक्ट्री बंद है या महीने के लिए। अभी तो सब ठीक हो जाएगा, जब दोबारा से काम चलेगा तब इसकी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन आज मैं अगर एक डीलर हूं और आपसे माल मांगता हूं, तो आप मार्च वाले रेट पे देंगे या नए रेट पे देंगे? मेरा सवाल इतना है। हाँ, आज की डेट में हमें उसी भाव में उनको माल एक गाड़ी देना पड़ेगा रिलेशन की वजह से। आज तो उनसे पेमेंट भी नहीं है, आज तो एडवांस पेमेंट लेके माल तो नहीं दिया जाएगा। मेरा मानना तो ये है। आज पेमेंट टर्म्स क्या होगी उसके लिए, जो प्रगति जी बोल रहे हैं आज माल डिमांड करेगा कोई? क्या कह रहे हैं आप? पेमेंट कितने दिन में मांगेंगे? एडवांस मांगेंगे, साथ मांगेंगे या क्या? लगभग 2 अच्छे डीलर हैं सर, जिनसे हमने पहले ही पैसे लेने हैं, वो उस मात्रा में पैसे भेज रहे हैं जिस मात्रा में वो माल मांग रहे हैं। मेरा मानना तो ये है, और मेरे साथ ऐसा है, मैं दूसरे का किसी का क्या बता पाऊंगा, लेकिन आज की डेट में जो डीलर माल मांग रहा है वो उतने पैसे भेज रहा है जितना वो माल मांग रहा है। अगर जो 1 गाड़ी मांगता है तो 1 गाड़ी के पैसे नहीं देता। संजीव जी आप अवेलेबल हैं क्या? संजीव जी, अगर संजीव जी अवेलेबल हो तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। महेश जी, प्राइस बढ़ने के उम्मीदों पर आपका क्या वक्तव्य है?
अगर मैं पर्सनली अपनी बात, अगर तो ट्रेड की बात करते हैं और नहीं, आप अगर अपनी बात करिए, दोनों बातें कर लेते हैं। नहीं पहले अपनी करिए। अगर हम अपनी बात करेंगे तो हमारा पहला फोकस होएगा स्टॉक को कम करना, फिनिश गुड्स के स्टॉक को, उसको निपटाना, साथ साथ में पेमेंट को बाजार से खींचना। ये तो मेरा पर्सनल व्यू है। अब दूसरी बात आती है ट्रेड की। ट्रेड के हिसाब से अगर अपॉर्चुनिटी लगे तो सर रेट बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ेगी 100%, चाहे 50% प्रोडक्शन चल रही है किसी की, चाहे 40 चलेगी चाहे 30 चलेगी, तो कॉस्ट को मीटअप करने के लिए, लॉसेस को पूरा करने के लिए, जैसे विमल जी ने बोला कि पहले भी हम लोग अंडरकटिंग के अंदर माल बेचे, कम रेटों के अंदर माल बेचे, फैक्ट्रियां लॉस में थी, तो उसको पूरा करने के लिए रेट अगर बढ़ता है तो बढ़ा देना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं इस पूरे डिस्कशन में ये समझ में आ रहा है कि एक ज्यादातर लोग प्राइस मौका मिले तो छक्का मारने के लिए तैयार खड़े हैं, यानी अगर डिमांड है तो प्राइस जरूर बढ़ाएंगे। विमल जी कुछ बोलना चाहते हैं? ऐसा अपना पर्सनल व्यू देना चाह रहा हूं कि हमें किसी मजबूरी, हम जो दिवाली पूजन करते हैं उस समय लिखते हैं शुभ लाभ, हर कोई लिखता है, उसके बाद साल भर उसकी लाभ की तरफ नजर रहती है, शुभ भूल जाता है। अगर हम कोई मजबूरी में अभी प्राइस बढ़ा के 1-2 गाड़ी बेच लें, उससे कोई फायदा नहीं है। हमें रिलेशन बढ़ाना चाहिए। अभी जो हमारे पास माल है, चाहे हम लॉस में ही बेच रहे थे, अभी ये कहें कि मार्केट बंद होने वाला है, मैं रेट बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, ये अनव्यवहारिक बात है। उससे हमारा रिलेशन व्यापारी के साथ बढ़ेगा नहीं। और थोड़ा बहुत अगर हम 10-20 गाड़ी अगर देते भी हैं तो उससे इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रेट बढ़ाने की चाहिए, कॉस्टिंग जोड़नी चाहिए। हमारे भाई लोग कॉस्टिंग नहीं जोड़ते हैं, वो इस रेट बेच रहा है, हम इस रेट बेच रहे हैं। कॉस्टिंग जोड़ करके अपनी अपनी प्राइस लिस्ट बनानी चाहिए, उसके अनुसार रेट बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। जो आपकी कॉस्टिंग, आप क्या डाल रहे हैं, क्या उसको आपका किस टाइप से बना रहे हैं, उस टाइप से आपकी पर्सनल रेट होनी चाहिए। मार्केट के अब बोर्ड में नहीं बढ़ा, अप्लाई में बढ़ गया, इसमें बढ़ा, 10% हम एक साथ मतलब एक ग्रुप से नहीं बढ़ा सकते। रेट बढ़ानी चाहिए। आगे जब बाजार खुलेगा, हमारा रॉ मटेरियल अगर डाउन आ जाता है तो हमारी फैक्ट्री वाले, यहाँ ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, यहाँ किसी का हाजमा बहुत बढ़िया नहीं है, तुरंत घटा देंगे। तो इसको अप डाउन करने से हमारे अच्छे ग्राहक है वो खराब हो जाते हैं। तो बहुत सोच समझ करके रेट भी बढ़ाना चाहिए, बहुत व्यवहारिक बात, करके रेट बढ़ाना चाहिए। बहुत व्यवहारिक बात है। संजीव जी, क्या रेट बढ़ाने की संभावना है प्लाईवुड में? तो रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। कारण है इसका, क्योंकि कॉस्टिंग 40% से कॉस्टिंग तो नो डाउट बढ़ेगी और 10% तक रेट इजीली बढ़ जाएंगे। यानी अगर मानवता की बात करते हैं, रिलेशंस की बात करते हैं, तो विमल जी का कहना बहुत बढ़िया है कि अगर रिलेशन है, जिस डीलर ने आपके साथ कदम से कदम मिलाकर कठिन समय में साथ दिया है, तो उसके साथ आप बने रहें। लेकिन 40% अगर इंडस्ट्री चलती है तो कॉस्टिंग बढ़ेगी, और उस समय अगर इंडस्ट्री पैसा मांगती है तो वो ले सकती है। राजीव जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मैं मिविल जी की बात से सहमत हूँ। मैं भी यही बात कहना चाहता था कि मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि ट्रेड इंडस्ट्री के अंदर में हमारे को रॉ मटेरियल प्राइसेस में कमी होने की संभावना लगती है। और जो संजीव जी का सबका कहना है कि अगर मेरा माल बनाने की मेरी ओवरहेड कॉस्ट 20% थी, तो वो क्योंकि प्रोडक्शन 40% पे आने वाली है, तो वो मेरी 50% हो जाएगी, 35% हो जाएगी ओवरहेड कॉस्ट। रॉ मटेरियल जो कम होता है उसके लिए हम रेट घटाएं नहीं। दैट इज माय सजेशन टू द ट्रेड एज वेल एज इंडस्ट्री। हाँ, दूसरी तरफ हमें रेट बढ़ाने की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए। रेट बढ़ाना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। यानी सबकी अपनी अपनी राय है, और नॉर्थ इंडिया अपनी अलग अलग राय के लिए ही अलग पहचान रखता है। इसीलिए नॉर्थ इंडिया क्या कहता है? नॉर्थ इंडिया कहता है, नॉर्थ इंडिया कि अगर मौका मिले तो रेट बढ़ाएं, अगर कोई पैसा टाइम से दे रहा हो तो रेट मत बढ़ाएं, अगर आपकी कॉस्टिंग ऊपर आ रही है तो कॉस्टिंग शीट बना के वो पैसा मांग लें, लेकिन अगर आप पोसा रहा है आपको तो आप व्यवहारिकता निभाएं। ये कहता है नॉर्थ इंडिया। पंकज गर्ग जी से पंकज गर्ग जी, आप यंग चैप ऑन द ब्लॉक हैं, रेट बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए? पेमेंट अगर आती है तो क्या पुराने रेट पे माल देंगे? सर देखिए, ऐसा है, अगर आप प्रोडक्शन बंद करते हैं या प्रोडक्शन 30% करते हैं, 2 चैप्टर हैं यहाँ पर इंडस्ट्री के तौर पे। कुछ लोग इच्छुक है कि हम इंडस्ट्री थोड़ी लेट चलाएं, कुछ है कि 30% चलाएं। दोनों ही केसेस में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कम चलाते हैं तो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। जिस भी दिन आप रीस्टार्ट करेंगे उस दिन भी आप 1-1.5 महीना इंडस्ट्री फुल फ्लेज नहीं चला पाएंगे।
जब भी आप लेबर को रिकॉल करेंगे तब भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। तो वो आपको ये देख, अगर आप एट पार, आपको एक पॉलिसी ये है कि अगर आप एट पार है तो आपको डीलर को कोऑपरेट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एट पार के लिए कुछ परसेंटेज चाहिए तो आपको डीलर से डिमांड करनी चाहिए। यानी इंडस्ट्री और डीलर एक साथ चले, इंडस्ट्री और डीलर्स एक साथ चले तभी सबकी विजय है। आज के क्या कहता है नॉर्थ इंडिया वेबिनार की कुछ क्रक्स पॉइंट है जो मैं शेयर करूंगा। इसके पहले मैं पुनः एक बार ट्रू बॉन्ड का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस कॉज को शुरू किया और आज वो पहले वो बने हमारे इस कॉज को सपोर्ट करने में। कल पुनः हमारा एक वेबिनार होगा जो सेकंड लिस्ट ऑफ पैनलिस्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया होगा, जिसमें बहुत इमिनेंट पर्सनालिटीज होंगी, उनके अपने व्यूज होंगे और उसमें साथ 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर बॉम्बे से और एक डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली से, ताकि हम उनकी राय भी रख सकें और उस राय को मिलाकर हम कुछ कंक्लूजन पे कल पहुंचेंगे कि क्या कहता है नॉर्थ इंडिया। लेकिन आज का क्रक्स ये कहता है कि नॉर्थ में हर इंडस्ट्री अपने हिसाब से अपना फैसला लेगी। जो हिम्मती है वो वर्कर्स रोकेंगे और 40-50%, 30% डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर फैक्ट्री चलाएंगे। लेकिन अगर कोई कैपेबल नहीं है या वो हिम्मत नहीं कर रहा है तो वो लेबर्स को, वर्कर्स को जाने देगा। व्यवहारिकता ये भी कहती है कि आप 1 महीना धीरे चले, ना भी चले तो भी वर्कर वापस आ जाएंगे। वर्करों में आने के अलावा बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि वो गांव में भी क्या करेंगे। इसलिए अगर फैक्ट्री बंद भी होती है तो यमुनानगर या पंजाब अपनी वापसी पुनः दमदार तरीके से करेगा। अजय मानिक तला जी ये कहते हैं कि यमुनानगर और पंजाब, हरियाणा और पंजाब में बहुत पावर है, हम किसी भी तरीके से अपनी कॉस्टिंग कम करके किसी भी स्थिति में फाइट करेंगे और इससे सभी पैनलिस्ट सहमत थे। एमडीएफ सेक्टर में पाइनियर से ललित गुप्ता जी ने यह बताया कि एमडीएफ के एंटी डंपिंग डिपो एमडीएफ थिन एमडीएफ में एंटी डंपिंग लग जाने से फायदा होगा और ये वक्त ही बताएगा कि वो कितना फायदा होता है। महेश जी ने कहा कि रियल स्टेट धीरे होने से फिल्म फेस सेक्टर में नरमी रहेगी, 6 महीने बाद बहुत अच्छा समय है। विमल जी का ओवरऑल व्यवहारिक ताना बाना बहुत सुंदर लगा, जिसको काफी सारे डीलरों ने सराहा भी। विमल जी अपनी पुरानी कार्यशैली को लेकर चलते हुए डीलरों के साथ सहयोग बनाकर चलने की प्रेरणा और समझ बताते हैं। संजीव जी कहते हैं कंक्लूजन में कि 25 से 30% कैपिटल लगाने के लिए तैयार रहिए। वो डीलर्स, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके पास कैपिटल नहीं है, उन्हें 25 से 30% अपनी कैपिटल का जुगाड़ रखना चाहिए। अगर उन्हें इस इंडस्ट्री में बने रहना है, अगर उन्हें बिजनेस में आगे बने रहना है, तो सिवाय पैसा डालने के कोई उपाय नहीं है। हरमीत सिंह जी हांडा से उन्होंने कहा कि अगर प्राइस बढ़ाने की नौबत है तो हमें कोई परहेज नहीं है, हमें आज अपने सप्लायर्स को और अपने बायर्स को सबको बैलेंस रखना है। कॉस्टिंग चलाते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाना ही व्यापार का उसूल है। मैं सभी पैनलिस्ट को और सभी ऑडियंस को और ट्रू बॉन्ड को इस पूरे एपिसोड में साथ आने के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं सबके पास एक बार आऊंगा कि कहीं कुछ मैंने अगर छोड़ा हो जरूर ऐड करें और सजेशन के तौर पर ऐड करें कि आपका व्यू डीलर्स और इंडस्ट्री के लिए क्या है। सबसे पहले संजीव जी, आपका व्यू पूरे ऑडियंस और इंडस्ट्री के लिए क्या है? देखिए, इंडस्ट्री तो बढ़िया तरीके से चलेगी ही, टाइम लगेगा पर धीरे धीरे चलते रहिए, बंद मत करिए और धीरे धीरे चलते रहिए। चलते रहेंगे तो हमारी पेमेंट भी सिक्योर रहेगी, हर चीज सिक्योर रहेगी और दिमाग का मेंटल लेवल भी ठीक रहेगा। ललित गुप्ता जी, आपका चलते चलते लास्ट सजेशन क्या है इंडस्ट्री को और ट्रेड को? मैं अपने सभी डीलर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पेमेंट का फ्लो बनाए रखें, ताकि एक इंडस्ट्री को इस समय पे सबसे ज्यादा पेमेंट की ही जरूरत है। वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में इंडस्ट्री ही है। इस समय पे एक दूसरे का साथ बनाकर रखें तो दोनों रिकवर हो जाएंगे। बहुत अच्छा। महेश जी, आपका सजेशन और व्यू पॉइंट चलते चलते। महेश जी अनम्यूट हैं आप जी। जी, मेरे 4 सजेशंस हैं जी हमारे फैक्ट्री वाले भाइयों के लिए, जो हम बिफोर कोरोना भी था, आफ्टर कोरोना भी था और ड्यूरिंग कोरोना भी था। पहली पॉलिसी क्रेडिट पॉलिसी। अगर क्रेडिट हमारा कंट्रोल में रहता है, विद इन लिमिट्स रहता है, देने में और लेने में
तो हमारे लिए बढ़िया है। दूसरी, विमल जी ने एक क्वेश्चन उठाया था गुलाई, भी जो लकड़ी की गुलाई है आज उसकी कोई कंडीशन है नहीं। आज जो आड़तिया लकड़ी गिरा देता है वो लकड़ी एज इट इज उतर जाती है, उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है नहीं। रेट कुछ भी हो जाए, बट जो गुलाई है उसकी शरह, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तय होनी चाहिए। हमारे मंडी गोविंदगढ़ के अंदर की, पंजाब के अंदर लोहे की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऑल ओवर इंडिया में लोहे की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वहां पर मंदा हो, तेजी हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, डिमांड कम हो, ज्यादा हो, वहां पर पेमेंट की शरह बिगड़ती नहीं है। तीसरा मेरा जो है प्रॉब्लम जो है हम फेस करते हैं या समझते हैं हम लोग भी, हमारे को कोर आज 1.6 की कोर लेते हैं, 1.8 के पैसे देते हैं। तो अगर ₹1 कोर का रेट पकड़ के चलते हैं तो 1.80 पैसा डिवाइडेड बाय 1.6 करते हैं तो ₹1 12, 13, 14 पैसे रेट, जो भी रेट बैठता है तो रेट ही ₹1 14, 15 पैसे क्यों ना हो जाए। जिसने जो थिकनेस लेनी है उसका उतना के पैसा दे दे। ये नहीं होना चाहिए 1.6 का माल ले रहे हैं 1.8 के पैसे दे रहे हैं, 1.5 का माल ले रहे हैं 1.8 का पैसा दे रहे हैं। चौथी जो लास्ट है जी, ऑटोमाइजेशन। जितनी लेबर को कम कर सकते हैं उतनी लेबर हम कम करें जी। बाकी चौथा, पांचवा पॉइंट जो संजीव जी ने भी कुछ उठाया और जो ललित जी ने भी बोला कि आज डीलरों से, डिस्ट्रीब्यूटरों से पैसा चाहिए, चाहे वो हाथ बांध के दें, चाहे थोड़ा सा नरमाई गरमाई करके दें, बट वो पेमेंट टाइम पे दे देंगे तो फैक्ट्रियां बच जाएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद महेश जी। अगर टाइम और देते तो मैं अगले 3 सालों का एजेंडा भी बता देता हूँ। हमारे 4 क्वेश्चन और हैं जो हमारे लिए तंग करेंगे हमारे को आने वाले टाइम में। नहीं, एक सेकंड हरमीत जी बताएं। हरमीत जी, आपका ऑडियो। मैं एक इससे हट के बात कर रहा हूँ कि पंजाब और हरियाणा का लेबर का सिनेरियो में थोड़ा फर्क है। यहाँ पंजाब में 15 लाख लेबर है करीब बार। 15 लाख में से 10 लाख लेबर ने एप्लीकेशन दी घर वापस जाने की। सुन रहे हैं प्रगत जी? हेलो जी, बोलिए। हाँ, 15 लाख में से 10 लाख लेबर ने अप्लाई किया था घर जाने के लिए वापस। परसों चौथ में 10 लाख से 6 लाख रह गए, 4 लाख ने विड्रॉ कर लिया। इसलिए हम लोग जो 40% वाली पॉलिसी है इसको सारे ही अडॉप्ट कर रहे हैं। 40% फैक्ट्री चल पड़ेंगी, रॉ मटेरियल भी मिलेगा और माल बिकेगा भी। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, प्लाई रिपोर्टर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हम लोग को, जो सबको जोड़ भी रहा है। इसको लेकर इस प्लेटफॉर्म से हमको गवर्नमेंट से अप्लाई करना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट से हमको मिल सकता है, क्योंकि हम लोग सेमी ऑर्गेनाइज है। अगर ऑर्गेनाइज आप नहीं बोल रहे हो तो अनऑर्गेनाइज भी अब नहीं है, सेमी में तो है हम लोग। तो आपकी मदद से गवर्नमेंट से हम लोग को मिलजुल के नॉर्थ इंडिया के सारे को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। क्या हम लोग को मिल सकता है? बहुत अच्छा सजेशन है आपका गवर्नमेंट को अप्रोच करने का इस प्लेटफॉर्म से। लेकिन मेरी कल विमल जी से बात हो रही थी कि गवर्नमेंट देगी क्या। गवर्नमेंट के पास अभी भी बहुत कुछ नहीं है देने को, ऑप्शन नहीं है, लेकिन उपयुक्त समय आने पर हम जरूर ये काम, अपना रोल निभाने में पीछे नहीं हटेंगे। मानिकतला जी, आपका व्यू क्या है? मेरा कहना है कि जितनी भी हम इंडस्ट्री चलाएं उसको कैसे वायबल बनाएं, उसके बारे में सोच के हर आदमी के अंदर जो मैंने वीरस का चलाने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। उस टाइम के लिए ये प्रॉब्लम आएगी, ये जो 1 महीना बंद रहेगा, उसके बाद अपने आप को जिंदा रखने के लिए जैसे हर आदमी हाथ मारता है, हमें भी मारने हैं। और हम ये बात मैं 100% श्योर हूँ कि ये हरियाणा पंजाब की इंडस्ट्री जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें उसके बारे में, उसकी कॉस्टिंग को कैसे हम वायबल बनाएं, इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, तभी हम सबसे मुकाबला कर पाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजीव जी। मेरा निवेदन है सबसे, सब फ्रेंड से, सब भाइयों से कि हम अभी प्लाईवुड में चाइना से तकरीबन 10% प्रोडक्शन पे खड़े हैं। पूरे विश्व का जो प्लाईवुड का प्रोडक्शन अगर मैं समझता हूँ 15 करोड़ सीबीएम के आसपास है, तो चाइना उसमें एंजॉय कर रहा है ऑलमोस्ट 11 करोड़ प्लस सीबीएम प्रोडक्शन का, और हम 1 करोड़ प्लस सीबीएम प्रोडक्शन में खड़े हैं। मेरे सब डीलर्स भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे कठिन टाइम में जो जैसे उन्होंने अपनी फैमिली का ध्यान रखा है, जैसे उन्होंने अपने स्टाफ का ध्यान रखा है, वैसे ही वो इंडस्ट्री का भी ध्यान रखें। तो एकजुट होकर के हम लोग
11 करोड़ CBM का लक्ष्य प्राप्ति की तरफ अग्रसर हों, और वो हम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सब डीलर्स जो है सबकी पेमेंट सिक्योर है, कोई इशू नहीं है। एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, वर्ल्ड विल चेंज फ्रॉम हियर, देयर विल बी न्यू मेथड्स, बट डेफिनेटली ऑल विल बी वेल। बहुत अच्छा राजीव जी ने बहुत वैल्यूएबल बात ऐड की, इसको मैं दोबारा जरूर रिपीट करूंगा। मैं विमल चोपड़ा जी से पूछना चाहूंगा कि चलते चलते आपका व्यू क्या है, सजेशन क्या है? मेरा सजेशन डीलर सबसे है, डीलरों को कहना है कि इंडस्ट्री हमारी कोरोना से पहले भी बहुत गंभीर हालत में थी, बहुत ज्यादा गंभीर हालत में थी, और अब समस्या नहीं आ गई है, तो वो हमें सहयोग करे। हम उनके लिए हर तरह से तैयार हैं, उनका विश्वास हमारे पर है, हमारा भी विश्वास उन पर है। अभी हमारे लिए थोड़ा उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री मार्च के अंदर में बहुत पोजीशन खराब थी, हमारी आउटस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस समय। अब और आउटस्टैंडिंग हम बढ़ाएंगे, कैपिटल हम बैंकों से ले रहे हैं, कर रहे हैं। थोड़ा सा डीलरों को भी ध्यान देना चाहिए और हमारा अभी इस टाइम में सहयोग करे, हम जिंदगी भर उनका सहयोग करेंगे। आज 25 साल से हमारे साथ जो डीलर जुड़े हुए हैं, मैं प्रगति जी मेरे पास ऐसे उदाहरण है, वो कुछ बोलते हैं कि विमल जी उस समय हमारे पास कुछ नहीं था और आज हम कहाँ पहुंच गए, और वो आपकी देन है, मेरी देन नहीं है, उनकी गुडविल की देन है। उनका विश्वास था, उस विश्वास से वो वहां पहुंचे। आपका ये कहना है, तो आपका ये कहना है कि डीलरों को, आपका एक ही सजेशन है कि डीलर्स को इस कठिन घड़ी में साथ देना चाहिए, जिस ट्रेड और जिसके बल पर वो इतना आगे बढ़े, उस बल को अब आप पुनः उन जड़ों को सींचने की जरूरत है। धन्यवाद विमल जी, आपका बहुत सुंदर सजेशन है। मैं अपनी टेक टीम से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई वीडियो है जो वो चलाना चाहते हैं, तो वो जरूर ऑन कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपना फाइनल कमेंट दूंगा और कल का वेबिनार का एक ब्रीफ बताऊंगा, और इसके बाद इंट्रो के बाद एक टेक टीम, आर यू रेडी टू स्टार्ट द वीडियो? इज देयर एनी वीडियो इफ यू वांट टू प्ले? Yes, just give me 1 minute. So prepare for your video and start. आज के कंक्लूजन्स में हजारों डीलरों ने, हजारों लोगों ने इस चीज को देखा। फेसबुक लाइव पे क्या देखा मुझे अभी नंबर्स नहीं पता, या हो सकता है कि फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव पे अभी बाद में हो, लेकिन ये जरूर है कि हमारी नॉर्थ इंडिया की इंडस्ट्री में जज्बा बहुत कूट के भरा है। हिम्मत नहीं हारना, नॉर्थ इंडिया यही शो करता आया है, और इसीलिए असम हो या साउथ इंडिया हो, कहीं भी हो, नॉर्थ के अपने जलवे हैं। और इंडिया के डीलरों को ये समझ ही जाना होगा कि हरियाणा, पंजाब और नॉर्थ इंडिया बिना इस ट्रेड में विकास संभव नहीं है। इस ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन के लिए और इस हिम्मत के लिए नॉर्थ इंडिया को मैं बहुत कांग्रेचुलेट। There is some video which is going to play, just be here for some minutes. Can we try? Yes. अच्छा, ये ट्रू बॉन्ड का वीडियो है। So thank you tech team for sharing this small logo for the viewers, because TrueBond has sponsored this. So thank you all. कल इसी वेबिनार में 12:15 पे हम दोबारा मिलेंगे, और सभी से ये अनुरोध है कि आज का जो टेक अवे है, फैक्ट्री अपनी सुविधा से, अपनी सुरक्षा से, अपने कैपिटल से जरूर चलाएं। आज का टेक अवे है कि अपने सप्लायर्स को और अपने डीलर्स को जोड़ के रखें, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं जुड़े हैं तो फैक्ट्री चलाना असंभव है। सबकी अपनी अपनी मजबूती है, सबकी अपनी अपनी राह है, लेकिन कोरोना कठिन समय में आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी व्यवहारिकता, अच्छे मन और अच्छे हृदय से ही आगे बढ़ सकते हैं। मैं सबका धन्यवाद करूंगा, अजय मानिकतला जी, राजीव सिंघल जी, विमल चोपड़ा जी, संजीव अग्रवाल जी, ललित गुप्ता जी, महेश गुप्ता जी, हरमीत सिंह जी और पंकज गर्ग जी, सबका धन्यवाद करूंगा। नकुल बुबना जी ने कई बार रिक्वेस्ट की कि राजीव सिंघल जी से गाना गवाएं, लेकिन नकुल बुबना जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि राजीव सिंघल जी शाम को ही गाते हैं, और जब अगला वेबिनार होगा इंडिया में प्लाई रिपोर्टर का इंडिया इंटीरियर रिटेलिंग, बुबना जी आपको रिक्वेस्ट करूंगा और सभी साथियों को जो राजीव जी का गाना सुनना चाहते हैं कि वो वहां आके सुनेंगे। इसके अलावा मैं एक और गुजारिश करूंगा आप सभी से, ये वेबिनार सिर्फ एक ट्रेड को हिम्मत देने और
सूझबूझ के साथ नई राह देने के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मैं नरेश तिवारी जी, चावला जी, देवेंद्र चावला जी, जेके बिहानी जी, नॉर्थ इंडिया के सभी ऑफिस डेलीगेट्स जो एसोसिएशन के हैं, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस चीज को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और हमें मार्गदर्शन देते रहे। मैं सबका धन्यवाद करूंगा कि आप इसी जोश के साथ, जहां पर हम कितना भी पीछे खड़े हैं, आगे आने का जज्बा, इसके साथ बने रहिए। सप्लायर्स को मत भूलिए, क्योंकि वो सप्लायर ही हैं जो आप सबको सहयोग करते हैं। डीलर को सब पूछते हैं, सप्लायर को कोई नहीं पूछता। कई सप्लायर यहाँ लिख रहे हैं मुझे, यार सप्लायरों के लिए भी कुछ रिक्वेस्ट करिए। सप्लायर और इंडस्ट्री दोनों मिलाकर पूंजी बनाते हैं, और वो पूंजी डीलर के यहाँ लगती है। तो जितना फैक्ट्री का रोल है उतना ही सप्लायर का रोल है। सभी अपने अपने सप्लायरों का ख्याल रखें, साहूकारी करें, ईमानदारी से काम करें, और हम सभी को अपना आशीर्वाद दें, हमारी प्लाई रिपोर्टर टीम को, कि वो इसी तरह से मेहनत करते रहे। कल मंडे है, मंडे को वेबिनार है, फिर फ्राइडे है, फिर संडे है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। हर बार नई चीजों के साथ कुछ ना कुछ आपकी बुद्धि जरूर खुलेगी। इसे जरूर अटेंड करें और अपनी राय हमें देते रहें। सबका धन्यवाद, सबका प्रणाम। जोड़े व्यापार, बढ़ाएं कारोबार।